वेट अ मिनट, आज की हमारी क्लास है कार्ल मार्क्स को हम कंटिन्यू करेंगे। कल जो कार्ल मार्क्स सबको समझाया था समझ में आया? एनी डाउट? ओके, डाउट है आपको? यस शिफा पूछिए। तो आज कार्ल मार्क्स हम खत्म करेंगे। ठीक है, दूसरी क्लास भी है हमारी, बाकी जो बचेगा हमारा उसमें रहेगा डाउट क्लियरिंग सेशन। कल की क्लास रहेगी तो उसको कंटिन्यू करेंगे। वैसे मुझे नहीं लगता कल डाउट क्लियरिंग सेशन है। कल हम ग्रामशी और हैना अरेंट कवर करेंगे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। What is the difference between young marks and mature marks? How does action come first? Okay, ठीक है, बताती हूँ। पहले पीडीएफ अपलोड कर लें, उसके बाद शुरू करते हैं। पेपर 1 सेक्शन ए एंड कार्ल मार्क्स। कल वाली क्लास की रिवीजन, ठीक है, ये भी करते हैं। टाइम हमारे पास कम है, कार्ल मार्क्स हमको कंप्लीट करना है, तो विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स। तो सबसे पहले कार्ल मार्क्स हमने शुरू किया। टाइमलाइन ये है कार्ल मार्क्स की। हमने देखा कि जो कार्ल मार्क्स है ये क्रिटिक हैं किसके? कैपिटलिज्म को क्रिटिसाइज करते हैं। ये कैपिटलिज्म को क्रिटिसाइज करते हैं क्योंकि ये इनह्यूमन था। इसको इनह्यूमन बोलते हैं क्योंकि एक्सप्लॉइटेशन किया जा रहा था, दैट्स वाई। ठीक है, तो ये कंसर्न है कि जो गरीब लोग हैं उनका बहुत एक्सप्लॉइटेशन किया जा रहा है, अमीर लोग उनका एक्सप्लॉइटेशन करते हैं। इसीलिए कार्ल मार्क्स अपनी थ्योरीज देंगे, और अपनी थ्योरी को हिज थ्योरी इज प्रैक्सिस, मतलब अपनी थ्योरी जो दी इन्होंने उसके बेसिस पे सोल्यूशन भी दिया। एक्शन लेने की बात की कि एक्शन लेना चाहिए। एक्शन क्या होगा? वॉलेंट रेवोल्यूशन होगा। ठीक है, तो उसमें प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होगी तभी चीज़ें बेहतर बनेंगी। तो हम देखते हैं कि कैपिटलिज्म क्या था, हमने देखा सोशलिज्म क्या था और कम्युनिज्म क्या था। ठीक है, तो बाद में फिर मैंने आपको बताया कि कार्ल मार्क्स ने बोला कि वॉयलेंस के बिना चेंज नहीं ला पाएंगे, क्योंकि पहले भी अर्ली सोशलिस्ट थे वो जिन्होंने चेंज लाने की बात की, लेकिन वो भी चेंज नहीं ला पाएंगे। क्यों? क्योंकि उनके जो मेथड्स थे वो पीसफुल मेथड थे, और पीसफुल मेथड्स ज़्यादा फायदा नहीं करेंगे। एंड वॉयलेंस के बिना कोई भी चीज़, कोई नया चेंज आता है, चेंज के लिए वॉयलेंस होना बहुत ज़रूरी है। वॉयलेंस इज द मिड वाइफ ऑफ चेंज, ऐसा बोला इन्होंने कि जब तक खून नहीं बहाओगे तब तक कोई नई चीज का जन्म नहीं होगा। तो यानी वॉयलेंस तो जरूरी है। ठीक है, तो इसीलिए हम देखते हैं कि एक है यंग मार्क्स और एक है मेच्योर मार्क्स। मतलब मार्क्स ही हैं, लेकिन जब वो यंग थे तो वो एज अ फिलोसोफर एक्ट करते थे। मतलब सोचते थे कि दुनिया में क्या हो रहा है, लोगों का लोगों के साथ में क्या हो रहा है। तो यंग मार्क्स का जो मेन काम है वो एलियनेशन से डील करता है। एलियनेशन से डील करने का मतलब, एलियनेशन का मतलब होता है कि जो मैन होता है वो एलियनेट हो जाता है, सोसाइटी से दूर चला जाता है, अपने आप से दूर हो जाता है, खुश नहीं रहता, डिप्रेशन में आ जाता है। जो भी चीज, जो भी काम कर रहा है वो प्रोडक्टिविटी नहीं रहती मैन की। जैसे कि अगर अभी आप काम कर रहे हो, ठीक है, आपने कोई पेंटिंग बनाई, स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक बहुत ही ब्यूटीफुल पेंटिंग बनाई, और फिर आपने उसको एग्जीबिशन पे लगाया तो आपको बहुत सेटिस्फेक्शन होगी। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, मान लो कि आपने क्या किया, आपने जो भी प्रोडक्ट बनाया, ठीक है, जैसे सपोज आपने कोई कार बनाई है, ठीक है, आपने नहीं बनाई है वो कार, बट आप कार का बस एक कंपोनेंट बना रहे हो। आप एक बस कंपोनेंट बना रहे हो, आपको ये नहीं पता है कि मतलब ऑब्वियसली जो वर्कर्स होते हैं उनको बस इतना पता होता है इस कंपोनेंट में, जैसे कुछ वर्कर्स इस कंपोनेंट को बनाने के लिए भी फर्दर डिविजन्स होती हैं। ठीक है, तो वो इस डिवीजन में काम करता है, तो उनको ये भी नहीं पता होता कि उनका फाइनल प्रोडक्ट क्या होगा। या उनको ये पता भी हो कि क्या फाइनल प्रोडक्ट के लिए काम कर रहे हैं, जब तक वो फाइनल प्रोडक्ट देख नहीं लेते, मतलब ये कंपोनेंट बनाया हुआ और आगे इस पूरे प्रोसेस का पार्ट नहीं होते हैं जब तक, तब तक उनको कभी भी सेटिस्फेक्शन नहीं आती है। तो मैन खुद से भी एलियनेट हो जाता है, सोसाइटी से दूर हो जाता है। ऐसे ही मैन जो है वो सोशल फंक्शंस में अटेंड नहीं करता है, इन सब चीज़ों में अटेंड नहीं करेगा तो ऑब्वियसली अपने फैमिली से दूर हो जाएगा, कटा कटा रहेगा। कैपिटलिज्म ने ही ये कोशिश, मतलब यंग मार्क्स जो है वो फिलोसोफर के जैसे ये सोच रहे हैं कि कैपिटलिज्म की वजह से हो रहा है ये सब, कि कैपिटलिज्म की वजह से अब अपने सोशल रिलेशंस को आप ज्यादा तवज्जो नहीं दे रहे हो,
आप अपने इकोनॉमिक उसको इंटरेस्ट को ज़्यादा वो दे रहे हो, क्योंकि कैपिटलिज्म आपके दिमाग में ऐसी चीज़ें डालता है। तो ये यंग मार्क्स का कहना था। तो यंग मार्क्स के इसीलिए हम आगे जब देखते हैं, जब हम अल्थुजर को पढ़ते हैं, अल्थुजर भी एक नियो मार्क्सिस्ट हैं जो यंग मार्क्स के काम से काफी इन्फ्लुएंस थे। ऐसे ही ग्रामशी हैं, वो भी यंग मार्क्स के काम से काफी इन्फ्लुएंस थे। तो यहाँ से ये पता चलता है। अब जो ग्रामशी हैं वो नियो मार्क्सिस्ट हैं। ग्रामशी ये चाहते थे कि रेवोल्यूशन आए। ग्रामशी कहाँ से बिलोंग करते हैं? ग्रामशी इटली से बिलोंग करते हैं। जब मुसोलिनी इटली में रूल कर रहा था उस टाइम की बात है। तो ग्रामशी को ये था कि इटली बहुत ही ज्यादा डेवलप्ड है, वेल डेवलप्ड है। तो इसकी वजह से इटली मतलब बहुत ही जल्दी, जब कैपिटलिज्म अपनी एडवांस स्टेज पे है, तो इटली में बहुत ही जल्दी रेवोल्यूशन आएगा, वर्कर्स रेवोल्यूशन करेंगे और फाइनली कम्युनिज्म एस्टैब्लिश हो जाएगा। लेकिन ग्रामशी ने देखा कि रेवोल्यूशन नहीं आया। तो उस पर्सपेक्टिव से ग्रामशी थोड़े आइडियाज यहाँ से इन्फ्लुएंस होते हैं एंड एट द सेम टाइम इस आइडिया से भी इन्फ्लुएंस होते हैं। तो ये तो हो गया यंग मार्क्स का। उसका बाद होता है मेच्योर मार्क्स का। आगे जाकर के जो मेच्योर मार्क्स हैं, इनके जो काम हमको देखने को मिलते हैं, जैसे कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो जो इन्होंने दास कैपिटल बुक लिखी, इसमें इनका काम है कि रेवोल्यूशन के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर ये क्लास स्ट्रगल की बात करते हैं। यहाँ पर बात करते हैं कि क्लासेस में पोलराइजेशन होता है, क्लास स्ट्रगल होता है आपस में इन दोनों ही क्लासेस का। एंड फर्दर फिर क्या होता है कि जो कैपिटलिस्ट क्लास होती है एक्सप्लॉइट करती है, एंड कैपिटलिस्ट अपनी खुद की ही कब्र खोद लेते हैं। ये सभी आज हम पढ़ेंगे। तो हमें क्या पता चलता है मेच्योर मार्क्स में? मेच्योर मार्क्स वो मार्क्स हैं जो ये बोलते हैं एज अ पॉलिटिशियन एक्ट कर रहे हैं कि जो प्रेजेंट पॉलिटिकल सिस्टम चल रहा है, यानी मेच्योर मार्क्स खुद यही बोलते हैं कि जो स्टेट होता है, स्टेट इज एन इंस्ट्रूमेंट। स्टेट एक ऐसे यंत्र की तरह काम करता है, इंस्ट्रूमेंट की तरह काम करता है उनके लिए। जो बुर्जुआजी क्लास है उनका ही काम सारा फुलफिल करता है। तो स्टेट को हम, अगर हम इस चीज को रोकना है, इस एक्सप्लॉयटेशन को रोकना है, तो हमको रेवोल्यूशन करना पड़ेगा। तो एज अ पॉलिटिशियन एक्ट कर रहे हैं कि हमको ये जो पॉलिटिकल सिस्टम जो भी है या जो इकोनॉमिक सिस्टम है, इसको अगर हम चेंज करेंगे तो हमारा चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो यानी हम एक्सप्लॉयटेशन को रोक सकते हैं। तो मेच्योर मार्क्स एक पॉलिटिशियन की तरह एक्ट करते हैं, यंग मार्क्स एक फिलोसोफर की तरह एक्ट करते हैं जो ये सोचते हैं कि ह्यूमन के साथ में क्या हो रहा है, कि एलियनेट हो रहा है सभी चीजों से। ठीक है, डिप्रेशन में जा रहा है, फ्रीडम रियल नहीं है उनके पास में। ये सब चीजें हमें दोनों देखने को मिलती है। क्लियर? ये डाउट समझ में आया? अब आता है नेक्स्ट, जो शिवा पूछ रही थी। शिवा का कहना है कि एक्शन कैसे पहले आता है। देखो, इसमें इसको प्रूव करने के लिए इसको आज डिटेल में पढ़ेंगे। तो कार्ल मार्क्स ने दिया अपना फर्स्ट हिस्टोरिकल एक्ट ऑफ मैन। ये क्यों दिया था फर्स्ट हिस्टोरिकल एक्ट ऑफ मैन? ये दिया था हेगल को क्रिटिसाइज करने के लिए। हेगल कौन थे? हेगल जर्मनी के ऑफिशियल फिलोसोफर थे। हेगल का कहना था कि स्टेट इज मार्च ऑफ गॉड ऑन अर्थ। मतलब जो स्टेट है वो भगवान का ही रिप्रेजेंटेशन है, गॉड का ही 100% रिप्रेजेंटेशन है। यानी अगर आप गॉड को देखते हो, आप स्टेट को देखोगे तो वो गॉड ही है। यानी जिसे हम गॉड की बात मानते हैं, भगवान ने हमें जब कुछ बोला तो हम उसकी बात मानते हैं पूरी पूरी। ऐसे ही स्टेट की भी बात माननी चाहिए, ये कहना था हेगल का। तो हेगल इस तरीके की टीचिंग्स कर रहे थे। यानी स्टेट अगर कुछ भी कहेगा आपको, सारे सिटीजन्स को वो फॉलो करना पड़ेगा। तो कार्ल मार्क्स का कहना है कि देखो, स्टेट जो है वो तो बुर्जुआजी क्लास के लिए काम करता है। तो जो स्टेट आपको करने के लिए बोलेगा, वो स्टेट बुर्जुआजी क्लास के बेनिफिट के लिए करने के लिए बोल रहा है, स्टेट आपकी भलाई नहीं कर रहा है। ठीक है, तो ये जो आइडिया है, जो गॉड का आइडिया, गॉड एक आइडिया ही है। गॉड को किसी ने देखा नहीं है, तो गॉड मैटर तो नहीं है। तो गॉड क्या हुए फिर? आइडिया हुए गॉड। तो इसलिए गॉड भी एक आइडिया है, और आइडिया को ये मानते थे कि ये एक फॉल्स कॉन्शियसनेस है, ये हमारे दिमाग में एक इल्यूजन है, ये सच्चाई नहीं है। आइडिया जो भी चीज होती है वो सच्चाई नहीं होती है। इस वर्ल्ड में जो हो रहा है उसमें देखो। ठीक है, तो ये कहना था कि फॉल्स कॉन्शियसनेस है, और उसके बेसिस पे अब ये इसको क्रिटिसाइज करने के लिए अपना लाएंगे हिस्टोरिकल एक्ट ऑफ मैन, जिसमें ये बोलेंगे कि देखो, पहला एक्ट इंसान ने क्या किया। अब आप खुद सोचो, आप अर्ली मैन हो। ठीक है, अभी ये मत सोचो कि आप सोच रहे हो, रैशनल मैन नहीं हो अभी आप, रैशनैलिटी तो अब आई है, रैशनल के हिसाब से मत सोचो। आप अर्ली मैन हो, ठीक है। अब आप इस वर्ल्ड में आए हो, तो आप खुद सोचो कि आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट रहेगा। सर्वाइवल सभी के लिए इंपॉर्टेंट होता है,
आज के टाइम पे रैशनैलिटी पे इतना ध्यान इसलिए हो रहा है क्योंकि जो बेसिक एलिमेंट्स हैं, जो बेसिक सर्वाइवल वाले एलिमेंट्स होते हैं, वो सभी ने फुलफिल किए हुए हैं। अब जैसे पुअर क्लास को देखो, जो लोग बहुत गरीब होते हैं, जो बीपीएल कैटेगरी के लोग होते हैं, उन लोगों के लिए उनकी बेसिक नीड्स ही पूरी नहीं होती हैं। इसीलिए ऐसे लोग कभी भी स्टेट के अफेयर्स में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, थिंकिंग नहीं करते हैं ऐसे लोग। आया समझ? जिन लोगों की बेसिक नेसेसिटीज ही फुलफिल नहीं हुई हैं, वो लोग सोचेंगे कैसे? उनको तो अपना इससे मतलब होगा, तो वो काम पे जाएंगे और अपना काम करेंगे, रोटी कमाएंगे और उसके बाद पैसा कमा करके अपनी रोटी खरीदेंगे, खाएंगे। ठीक है, उनके लिए रोटी कपड़ा और मकान इज द मेन बेसिक एलिमेंट। यस, दिस इज ऑल अबाउट हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म, ये उसी के अंडर में हम पढ़ रहे हैं अभी फिलहाल। तो यहाँ पर जब अर्ली मैन की बात की गई, तो अर्ली मैन के केस में ये बोला गया कि वहां पर मैन जो था उसकी बेसिक नीड्स ही पूरी नहीं हो रही थी, खाने पीने की और मतलब शेल्टर की। तो अर्ली मैन क्या किया करता था? अर्ली मैन नोमैडिक लाइफ जिया करता था। ठीक है, नोमैडिक लाइफ, इधर से उधर घूमते होते थे वो, अपने खाने की तलाश में, पानी की तलाश में, शेल्टर की तलाश में। ठीक है, तो ऐसे घूमते होते थे, खाने की तलाश में तो उनको घूमना पड़ेगा। तो यानी पहला जो एक्ट मैन का था, वो पहला एक्ट थिंकिंग नहीं थी। वो ये थोड़ी ना सोचेगा क्या खाऊं, वो ये, उसको ये बस ये कंसर्न है कि सर्वाइवल क्या है, मतलब मेरा सर्वाइवल है, मुझे जीना है। उसको भूख लग रही थी, तो विदाउट इवन थिंकिंग ही विल स्टार्ट सर्चिंग। तो वो प्रोडक्टिव काम करने लगेगा। प्रोडक्टिव काम इज एक्शन करने लगेगा, प्रोडक्टिव एक्शन लेगा, एक सर्च करने लगेगा कुछ खाने के लिए। ये थोड़ी ना सोचेगा क्या खाऊं क्या नहीं खाऊं, जो मिला आपको वही तो खाना पड़ेगा। आपके पास में आज चॉइसेस हैं कि आप सोच करके कुछ खा सकते हो, लेकिन जब आपको भूख लगती है, हम क्यों बोलते हैं, जैसे मान लो आपने एक दो दिन से कुछ नहीं खाया, तो आपको उस टाइम पे सूखी रोटी भी मिलेगी तो वो भी आपको टेस्टी लगेगी। जिस चीज को खाने के लिए आप इतने नखरे करते हो, सपोज देर आर, अभी भी ऐसा ही है, इवन पर्सनली आई एम लाइक दैट, कि जब भी ऐसा होता है कि कोई घटिया सब्जी बनती है, या मतलब ऐसा घटिया नहीं होती है, बट द पॉइंट इज कि हमारे टेस्ट के अकॉर्डिंग नहीं होती है, तो हम उसको नहीं खाते। लेकिन अगर हम कुछ खाने के लिए नहीं है, मॉम घर पे नहीं है, तो जो पड़ा होता है, यू एक्चुअली ईट इट विदाउट इवन थिंकिंग दैट यू ईट इट। ठीक है, तो एक्शन आप लेते हो। तो सेम उसी के मतलब रिलेशन में आई एम टेलिंग यू कि प्रोडक्टिव एक्शन, जब जब ये होता है, सर्वाइवल की जब बात आती है, तो आप सिर्फ एक्शन लेते हो, आप सोचते नहीं हो। फिर सोचते आप तब हो जब आपके पास में बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। तो पॉइंट इज कि मैन का जो पहली चीज थी वो एक्शन थी। यानी एक्शन मैटर करता है, आइडिया मैटर नहीं करता। यानी ये जो भगवान के बेसिस पे आपको बताया जा रहा है, आपको डराया जा रहा है, ये मैटर नहीं करता। मैटर ये चीज करती है इस वर्ल्ड में, एक्शन मैटर करता है कि आप क्या कर रहे हो। और एक्शन अगर आप देखोगे, तो दूसरे क्या एक्शन ले रहे हैं आपके प्रति, वो आपको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। तो आपको ये रियलाइज करना होगा कि आपका एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है। दिस इज व्हाट ही सेज। अब समझ में आया इसका मतलब? अभी इसको फर्दर हम डिस्कस करेंगे, लेकिन इससे ज्यादा अभी हमको डिस्कस करना है कि ये क्या बोलते हैं, कार्ल मार्क्स क्या बोलते हैं। ठीक है, उससे पहले हेगल क्या बोलते हैं वो डिस्कस करेंगे। लेकिन ये आइडिया, क्योंकि कल मैंने आपको फॉर द पर्पस ऑफ अंडरस्टैंडिंग बताया था, इसीलिए यू गाइस हैव बीन आस्किंग मी ऑन दैट। ठीक है, क्लियर? एनी डाउट? ओके, और कोई डाउट है आपका? कल जो बताया वो समझ नहीं आया? एनी अदर डाउट दैट यू आर फेसिंग, पूछ सकते हैं। देखो, क्लैरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, और कार्ल मार्क्स की क्लैरिटी तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कार्ल मार्क्स में आगे हम मार्क्सिज्म पढ़ेंगे, वहां पढ़ेंगे पेपर नंबर 2 सेक्शन ए, मार्क्सिस्ट इंटरप्रिटेशन ऑफ ऑल द थिंग्स। मार्क्सिस्ट जो होते हैं, उनकी क्या इंटरप्रिटेशन होती है स्टेट को लेकर के, पावर को लेकर के, वो सभी चीजें हमारे पेपर 2 सेक्शन ए में रिपीट होंगी। तो अगर यहाँ पर आपने एक बार समझ लिया, तो आपको वहां पर कोई डिफिकल्टी नहीं होगी, you'll be able to easily remember things then, तो उसमें कोई इश्यू नहीं रहेगा। ठीक है, तो चलिए कवर करते हैं। Karl Marx consider idea is false interpretation, then communism is also the idea. देखो,
ये बोलते हैं आइडिया इज अ फॉल्स इंटरप्रिटेशन। लेकिन बहुत सारे ऐसे स्कॉलर्स हैं जो ये बोलते हैं कार्ल मार्क्स के काम को कि कार्ल मार्क्स, अभी ये डिबेट पे मैं आना बाद में बताती हूँ आपको, ठीक है, लेकिन ठीक है मैं अभी बता देती हूँ बिकॉज आपकी क्यूरियोसिटी फिर एंड नहीं होगी। कार्ल मार्क्स को स्कॉलर्स ये बोलते हैं कि कार्ल मार्क्स खुद भी जानते थे कि जो इनका यूटोपिया है, जो इनका कम्युनिज्म का आइडिया है, वो यूटोपिया है। एक्चुअली में ये कभी रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करेगा। कुछ स्कॉलर्स ऐसा बोलते हैं कि कार्ल मार्क्स खुद मानते थे कि ये नहीं हो पाएगा, लेकिन फिर भी उन्होंने कम्युनिज्म की थ्योरी क्यों दी? ताकि जो कैपिटलिज्म है इतना एक्सप्लॉइट कर रहा था, कैपिटलिज्म को एक चैलेंज मिले कि अगर हमने इसमें कोई सुधार नहीं लाया तो आगे जाकर के वर्कर्स रेवोल्यूशन कर सकते हैं। ऐसा आइडिया अब इनको दे दिया कार्ल मार्क्स ने। इसी के चलते आगे जाकर के हम देखेंगे कि जो पहले लिबरलिज्म आएगा, आगे जाकर के वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट डाला जाएगा। वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था। वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट क्या होता है? जिसमें स्टेट काम करने लग जाएगा अब मार्जिनलाइज सेक्शन के लिए। ये यहीं से आया है, ठीक है। तो उनको लगता था कि कार्ल मार्क्स खुद ही जानते थे कि ये यूटोपिया है, कि ये कभी पॉसिबल नहीं है, लेकिन उनका पर्पस फिर भी उन्होंने कम्युनिज्म की अपनी थ्योरी दी। रीजन ये था ताकि वो डरा सके कैपिटलिस्ट को। ये इनका रियल पर्पस था, ताकि कैपिटलिज्म डर जाए और ये जो भी इनके अंदर जो भी गलत जो भी इनकी इंटरप्रिटेशन हैं या जो भी गलत एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं ये लोगों का, वो रोक सके। दिस इज व्हाट दे। लेकिन फिर दूसरे जो आजकल जो मार्क्सिस्ट हैं, इसीलिए वो स्कॉलर्स बोलते हैं कि जो अपने आप को आज मार्क्सिस्ट बोलते हैं वही कार्ल मार्क्स को ढंग से इंटरप्रेट नहीं कर पाए। वही ढंग से इंटरप्रेट नहीं कर पाए। क्यों इंटरप्रेट नहीं कर पाए ढंग से? क्योंकि वो खुद जानते थे, मतलब ये लोग आज भी रेवोल्यूशन की बात करते हैं, ठीक है, और जबकि आप रियलिटी में देखोगे कि ये एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता प्रैक्टिकली। दैट्स व्हाई अब बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है, बार बार। कल भी मैंने आपको बताया था कि कार्ल मार्क्स को, आप लोगों ने शायद कल का क्लास देखा नहीं है, वहां पर बताया था मैंने आपको कि कार्ल मार्क्स को ऐसा क्यों बोला जाता है कि ही इज द गॉड हु हैज फेल्ड। रीजन है इसका कि आगे जाकर के यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट होगा 1990s में। आगे जाकर के जो कम्युनिज्म है वो कलैप्स हो जाएगा। मतलब अगर कार्ल मार्क्स सही होते, ठीक है, अगर कार्ल मार्क्स सही होते, अगर भगवान की तरह बोल रहे हैं, तो कम्युनिज्म कभी फेल ना होता। लेकिन यहाँ तो कम्युनिज्म फेल हो गया ना, यूएसएसआर में आया और कोलैप्स हो गया। ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज में भी कोलैप्स हो गया। तो उस कोलैप्स होने की वजह से ही उनको बोला जाता है कि इनकी जो प्रोडिक्शंस थी वो सही नहीं थी। क्योंकि इनकी प्रोडिक्शंस ये बोलती थी, कार्ल मार्क्स बोलते थे कि जब कम्युनिज्म आएगा तब सभी के पास में परफेक्ट फ्रीडम होगा, परफेक्ट हैप्पीनेस होगी, सब खुश रहेंगे, सबके पास में फ्रीडम होगा, तो कोई वापस क्यों जाना चाहेगा दूसरे स्टेज में? दैट्स व्हाई। समझ में आया? दिस इज द रीजन ही इज कॉल्ड एज द गॉड हु हैज फेल्ड। Any other doubt? How did he fail in his theory? He did not fail in his theory. उनकी थ्योरी जिन्होंने इम्प्लीमेंट करी है आप उनको ब्लेम करोगे। किन्होंने इम्प्लीमेंट करी इनकी थ्योरी? लेनिन ने इम्प्लीमेंट करी। और किसने इम्प्लीमेंट की? माओ जुदांग ने चाइना में इम्प्लीमेंट की। लेनिन ने यूएसएसआर में इम्प्लीमेंट की है, ठीक है, इन लोगों ने इम्प्लीमेंट की है। तो लेनिन वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस फेलियर। क्योंकि लेनिन जो थे, इन्होंने क्या किया, ये पहले ऐसे इंसान थे जिन्होंने इन प्रैक्टिस, इन रियलिटी, क्योंकि कार्ल मार्क्स ने सारी बात सिर्फ किताबों में कही, कोई रियलिटी में नहीं कही, ठीक है, उन्होंने किताबों में कही। इसको प्रैक्टिकल उसमें इम्प्लीमेंट करने का काम किसने किया? लेनिन ने किया। लेकिन लेनिन ने, ये फेल क्यों हुआ, इनकी थ्योरी क्यों फेल हुई कार्ल मार्क्स की? रीजन ये है कि जो थ्योरीज में लिखा गया था एज इट इज वो चीजें इंप्लीमेंट नहीं की गई। लेनिन ने मॉडिफाई किया। लेनिन ने इन्होंने तो बोला था कि तब आएगा, अभी अभी हमने पढ़ा नहीं है लेकिन आप लोग ऐसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो इट्स ओके, ठीक है। कैसे आते हैं क्वेश्चंस कार्ल मार्क्स पे? ओके वेट अ मिनट, लेट मी टेल यू एग्जैक्टली कि कौन कौन से क्वेश्चंस आए हैं कार्ल मार्क्स पे। इट्स माय टैब। वेट अ मिनट। आप लोगों के ग्रुप में मैंने पुराने सालों का प्रीवियस ईयर पेपर की एक बुकलेट है जो मैंने आपको
दी थी, सबने डाउनलोड की हुई है वो पीडीएफ, प्रीवियस ईयर पेपर की पीडीएफ है वो। I think I have downloaded in my phone. Wait a minute. Wait a minute. Hmm. Let me delete exact questions. Hmm. एक तो देखो कार्ल मार्क्स का जो क्वेश्चन आता है, ये आता है इसके साथ में रिलेट करके भी आता है, जो मार्क्सिज्म की आइडियोलॉजी है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द थिंग्स हम आपस में कनेक्ट करके पढ़ते हैं इसको। दैट्स वाई। फाइल फोल्डर में नहीं है एक्चुअली, मैंने पहले शेयर की थी, शायद आप तब नहीं थे ग्रुप में, तो दोबारा से कोई और अगर शेयर कर देगा तो उसको मिल जाएंगे। ठीक है, तो लेट मी टेल यू, यहाँ पर वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स में उस कैटेगरी में होगा। WPT की कैटेगरी कहाँ है, ये रही, एरिस्टोटल, मैकियावेली, हॉब्स, हेगल एंड कार्ल मार्क्स। हाँ, देखो वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर में डायरेक्टली हेगल और कार्ल मार्क्स में क्वेश्चन क्या आए हैं। ग्रुप कहाँ बना है? ग्रुप इज देयर इन टेलीग्राम। दिस इज योर फर्स्ट क्लास, इट इज देयर ऑन टेलीग्राम, दैट्स व्हाई। मैंने पिछली कुछ क्लासेस में लिंक शेयर किया है, तो आप वहां से उस पर क्लिक करोगे तो आप ऐड हो जाओगे। ओके, सबसे पहला क्वेश्चन है कार्ल मार्क्स पे। जैसे कि क्वेश्चन पूछा गया है, डायरेक्ट ये जो स्टेटमेंट मैंने आपको बताई थी, स्टेट इज द मार्च ऑफ गॉड ऑन अर्थ, ये डायरेक्ट क्वेश्चन 20 मार्क्स में पूछा गया है इन 2000, इन द ईयर 2000 यूपीएससी ने ये क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, डायरेक्टली हेगल की स्टेटमेंट पूछ ली। ऐसे ही मार्क्स में, मार्क्स का जो एलियनेशन का कॉन्सेप्ट मैंने अभी आपको बताया, वो क्वेश्चन पूछा गया है 15 मार्क्स में, 2016 में पूछा गया है। देन उसके बाद क्वेश्चन आया है, all human history is a process whereby ideas objectify themselves in material reality। हेगल का जो डायलेक्टिकल आइडियलिज्म है, हेगल का आता है, ठीक है, उसके ऊपर क्वेश्चन आया है। हेगल ने दिया है डायलेक्टिकल आइडियलिज्म दिया है। जैसे कार्ल मार्क्स का ये डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म आपको दिख रहा है यहाँ पर, दिस इज डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म, ऐसे ही डायलेक्टिकल आइडियलिज्म है। तो डायलेक्टिकल आइडियलिज्म उन्होंने दिया था, जिसको काट करके कार्ल मार्क्स उसको अपोज करेंगे और उसकी जगह पे कार्ल मार्क्स देंगे डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म। ठीक है, दूसरा एक क्वेश्चन है कि कॉन्ट्राडिक्शन इज द वेरी मूविंग प्रिंसिपल ऑफ द वर्ल्ड, ये भी हेगल का क्वेश्चन आया है। तो हेगल और कार्ल मार्क्स पे क्वेश्चन बनते हैं। एक क्वेश्चन है, इट इज नॉट द कॉन्शियसनेस ऑफ मैन दैट डिटर्मिन्स देयर बीइंग बट ऑन द कॉन्ट्रारी देयर सोशल बीइंग दैट डिटर्मिन्स देयर कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस पे है, ट्रू कॉन्शियसनेस क्या होती है, ये उसकी स्टेटमेंट है कार्ल मार्क्स की। अभी हम पढ़ेंगे इसको भी आगे। तो एक तो ये है। आज की हमारी दूसरी क्लास कार्ल मार्क्स वाली ही है ना, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कि ग्रामशी है। और सेकंड क्लास इज आल्सो कार्ल मार्क्स ना, हाँ फिर ठीक है, क्योंकि देन मैं आई वाज इन स्ट्रेस, मुझे लगा कि चलो सही है ये।
लेनिन के ऊपर क्वेश्चन है, कार्ल मार्क्स में हम लेनिन पढ़ते हैं, तो लेनिन के ऊपर भी क्वेश्चन है इसमें जो पूछे गए हैं। एलियनेशन पे कॉन्सेप्ट आया हुआ है, डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म पे, बहुत सारी चीजें इंटरेस्टिंग है। देखो क्वेश्चन कहीं पे भी आ सकता है अभी, और यहाँ पर अगर नहीं दिख रहा है डायरेक्ट, तो आपको मार्क्सिज्म की थ्योरी में दिखेंगी ये सब चीजें। ठीक है, हाँ 3:30 क्लास आज की ग्रामशी की है। इट इज ग्रामशी तो प्रॉब्लम होने वाली है, क्योंकि कार्ल मार्क्स का टॉपिक बहुत बड़ा है। मुझे लगा था मैंने 3 क्लासेस बनाई हैं आपकी कार्ल मार्क्स की। चलो देखते हैं, इसको कंप्लीट करते हैं। कार्ल मार्क्स ही पढ़ा दूंगी मैं आपको, क्योंकि ग्रामशी बहुत छोटा टॉपिक है। एक बार कार्ल मार्क्स समझ में आ गया तो ग्रामशी का तो बस एक ही टॉपिक है, वो है हेजीमनी का टॉपिक। और एक इसी में हेजीमनी में ग्रामशी इंटेलेक्चुअल्स की बात करते हैं। बस ये 2 टॉपिक है। तो ग्रामशी का टॉपिक में अगली क्लास में देख लेंगे, हम एक्सटेंड कर देंगे सेशन अगर जरूरत पड़ेगी तो। नहीं तो फिर हम हैना अरेंट की कल क्लासेस हैं। हैना अरेंट की मैंने आपको 2 क्लासेस दी हुई हैं, और हैना अरेंट एक क्लास में हो सकता है, तो अकॉर्डिंगली देख लेंगे। ठीक है, कॉन्टिन्यूएशन हो जाएगा, नो इश्यूज। फिर बीच में डाउट क्लियरिंग सेशन भी होगा, तो उसमें हो जाएगा। तो शुरू करते हैं। अभी प्रिंसिपल ऑफ मार्क्सिज्म हम शुरू कर रहे थे, ठीक है। तो प्रिंसिपल ऑफ मार्क्सिज्म बताते हैं। मार्क्सिज्म मैंने आपको बताया था कि मार्क्सिज्म ऐसी पॉलिटिकल डॉक्ट्राइन है जिसका एम है कि हमको कैपिटलिज्म को हटाना है। ठीक है, वी हैव टू गेट रिड ऑफ कैपिटलिज्म। वायलेंस मीन्स, मतलब वायलेंस यूज करके, हिंसा यूज करके हमें कैपिटलिज्म को हटाना है, क्योंकि हिंसा के बिना नहीं हो सकता, वायलेंस के बिना नहीं हो सकता। तो मार्क्सिज्म की अपनी जो ये डॉक्ट्राइन थी, इसको साइंटिफिक मानते थे, इनके फॉलोअर्स इनको गॉड मानते थे। लेकिन कार्ल मार्क्स को बोला जाता है ही इज द गॉड दैट हैज फेल्ड। वो क्यों है वो मैंने बता दिया। तो एक एक करके हमें ये कवर करना है। आज का जो हमारा रहेगा, उसमें हम कवर करेंगे हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म, डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म समझेंगे, कार्ल मार्क्स ने दिया है ये कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट ऑफ क्लास समझेंगे। क्लास आपको पता ही है वैसे, कि एक हैव क्लास होती है, एक हैव नॉट क्लास होती है, एक बुर्जुआजी क्लास होती है, या फिर एक प्रॉपर्टी क्लास होती है, प्रोलेटेरिएट होती है। कल बताया था आपको। क्लास स्ट्रगल होगा इनके बीच में, ये वही सेम चीज जो मैं आपको कल बता चुकी हूँ, क्लास स्ट्रगल। बाकी है एनालिसिस ऑफ कैपिटलिज्म। एनालिसिस में आता है कि कैपिटलिज्म काम कैसे करता है, वो मैंने आपको बताया। लेकिन इसमें साथ में ये भी देखना है कि अपने लिए ही खुद ही खड्डा क्यों खोद खोद लेते हैं जो कैपिटलिस्ट होते हैं, ये देखेंगे। वेजेस का कॉन्सेप्ट भी मैंने आपको कल बता दिया था, कि जो वेजेस होते हैं, जो सैलरी होती है, वो कैसे डिसाइड की जाती है। ऐसे डिसाइड की जाती है कि सामने वाला बंदा अगले दिन वापस आए, है ना। क्योंकि अगर वो, उसको आपने ज्यादा सैलरी दे दी तो वो अगले दिन नहीं आएगा, छुट्टी कर लेगा, तो हमारा तो चला गया ना, गैप ना करे। एग्जैक्टली। तो सोशलिज्म मैंने आपको बताया था थोड़ा बहुत। तो इसमें हिस्ट्री समझेंगे हम, हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म समझेंगे। तो कार्ल मार्क्स ने अपनी थ्योरी ऑफ हिस्ट्री दी है। ये थ्योरी ऑफ हिस्ट्री एक्चुअली कार्ल मार्क्स ने नहीं दी थी, ये दी थी हेगल ने। लेकिन ये हेगल की थ्योरी ऑफ हिस्ट्री को क्रिटिसाइज करने के लिए अपनी थ्योरी ऑफ हिस्ट्री देंगे। तो ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। इसमें ये हिस्टोरिकल एक्ट देंगे, इसी में देंगे, ये हिस्टोरिकल मटीरियलिज्म में देते हैं ये हिस्टोरिकल एक्ट। अब आता है कम्युनिज्म। फिर कम्युनिज्म की बात करते हैं कि कम्युनिज्म कैसा होगा। और फिर आएगा एलियनेशन का कॉन्सेप्ट। मतलब ये सभी चीजें हमको कवर करनी है। ठीक है, एक एक करके कवर करेंगे। लेकिन कार्ल मार्क्स पे किस किस का इन्फ्लुएंस पड़ा। सबसे पहले तो इनका इन्फ्लुएंस पड़ा फ्रेंच रेवोल्यूशन पे। कैसे? फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम पे सोशलिस्ट थे, जिनको हमने बोला कि ये लोग अर्ली सोशलिस्ट थे। अर्ली सोशलिस्ट जैसे मॉडरेट्स थे, जो कि पीसफुल मेथड्स के थ्रू चेंज लाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन कार्ल मार्क्स ने बोला कि देखो आपका तो कुछ नहीं हो पाएगा, ठीक है, क्योंकि आप सोच रहे हो कि बुर्जुआजी क्लास करेगी, और बुर्जुआजी क्लास की कभी इंटेंशन होगी ही नहीं। क्योंकि उनका ऑब्जेक्टिव होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का, कि प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा कमाया जा सके। एक तो इससे इन्फ्लुएंस है। दूसरा है ये ब्रिटिश स्कूल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी से इन्फ्लुएंस थे। वाई ब्रिटिश स्कूल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी? जो ब्रिटिश स्कूल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी है, इसके जो स्कॉलर थे वो है एडम स्मिथ। और एडम स्मिथ को हम सभी जानते हैं कि ही इज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, बोलते हैं उनको। क्यों बोलते हैं फादर ऑफ इकोनॉमिक्स? क्योंकि ये पहले होंगे जो लोग जो फ्री मार्केट इकोनॉमी और इस सब की बात करेंगे। ठीक है, फ्री मार्केट इकोनॉमी की। ने देखा कि ये मर्सेंटाइलिज्म को प्रमोट नहीं करते। ये किसको प्रमोट करते थे?
जॉन स्टुअर्ट मिल में पढ़ाया मैंने आपको ये चीजें। कैपिटलिज्म को प्रमोट करते थे ये, इस चीज को प्रमोट, इंडस्ट्रियलाइजेशन को प्रमोट करते थे। इनका कहना था कि इंडस्ट्रियलाइजेशन फॉलो करो रादर देन मर्सेंटाइलिज्म, मर्चेंट की तरह इधर उधर मत ऐसे काम करो। तो इनका कहना था कि अगर हम इंडस्ट्रियलाइजेशन करेंगे, इनकी बुक है वेल्थ ऑफ नेशंस, तो उन्होंने बोला कि अगर हम इंडस्ट्रियलाइजेशन करते हैं, खुद का अपना मैन्युफैक्चरिंग हाउसेस खोलते हैं, तो इसके चलते हमें फायदा होगा। हम लोगों के पास में मैन्युफैक्चरिंग होगी तो प्रोडक्ट्स हम बनाएंगे, हम एक्सपोर्ट करेंगे उसको, तो प्रॉफिट मार्जिन हमारे पास ज़्यादा रहेगा। समझे, हमारे पास प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा रहता है तो हमारी ही कंट्री को फायदा होगा। तो एडम स्मिथ का ये कहना था, लेकिन कार्ल मार्क्स इसको क्रिटिसाइज करेंगे। कार्ल मार्क्स बोलेंगे एडम स्मिथ के बारे में कि देखो, सबसे पहले ये जिस वेल्थ की बात कर रहे हैं, ये जो वेल्थ होगी ये इंक्लूसिव नहीं होगी। इंक्लूसिव का क्या मतलब होता है? मतलब सभी को इक्वली सब में नहीं बटेगी ये वेल्थ की वजह से जो पैसा है वो सिर्फ कुछ लोगों के पास में वेल्थ आएगी, सिर्फ कुछ ही लोग बहुत अमीर बन जाएंगे, बाकी सब लोगों को फायदा नहीं होगा। इसीलिए वो इनसे इन्फ्लुएंस होकर के इनको क्रिटिसाइज करेंगे। तो इन्फ्लुएंस होने का मतलब ये नहीं है कि आप उनके आइडियाज से इंप्रेस हो गए और आप उनको फॉलो कर रहे हो। इन्फ्लुएंस होने का मतलब होता है सामने वाला अगर गलत बोल रहा है, उससे इन्फ्लुएंस होकर के आप उसको क्रिटिसाइज करने की बात करो। आया समझ? सो ऐसे ही एडम स्मिथ से इन्फ्लुएंस है ये। एट द सेम टाइम जो जर्मन फिलोसोफर है हेगल, हेगल की बात आ रही है, हेगल से इन्फ्लुएंस, और सबसे ज्यादा जो बड़ा क्रिटिसिज्म इन्होंने दिया है वो हेगल को लेकर के दिया है। हेगल को लेकर के दिया है कि जो हेगल है ये है जो कि जर्मनी में ऐसी चीजें फैला रहे थे कि देखो, क्योंकि ये खुद जर्मनी से बिलोंग करते हैं कार्ल मार्क्स। तो जर्मनी में हेगल का कहना था कि स्टेट इज द मार्च ऑफ गॉड ऑन अर्थ। तो एक एक करके हेगल को समझते हैं। हेगल कौन है? हेगल एक आइडियलिस्ट है। ये आइडियलिस्ट है हेगल। ऑफिशियल जर्मन फिलोसोफर थे। ऑफिशियली गवर्नमेंट ने, जो फिलोसोफर, मिसलूनी ने इनको फिलोसोफर बना रखा था, ताकि आप हमें बताइए हम क्या करें जिसके चलते लोग हमें मैक्सिमम हमारे जो भी हम लॉ बनाते हैं हमको फॉलो करें। तो ये वो फिलोसोफर थे हेगल। तो हेगल का कहना था स्टेट इज मार्च ऑफ गॉड ऑन अर्थ, नॉट मुसलूनी। इस केस में मुसलूनी तो इटली के केस में होंगे, सॉरी इट वाज नॉट मुसलूनी। सो स्टेट इज मार्च ऑफ गॉड ऑन अर्थ, ठीक है। स्टेट इज मार्च ऑफ गॉड ऑन अर्थ बोलते थे हेगल। स्टेट इज मार्च ऑफ गॉड ऑन अर्थ का क्या मतलब होता है? स्टेट इज मार्च ऑफ गॉड ऑन अर्थ का मतलब होता है कि स्टेट इज द 100% रिप्रेजेंटेशन ऑफ गॉड ऑन अर्थ। ये मतलब होता है इसका। स्टेट इज द 100% रिप्रेजेंटेशन ऑफ गॉड ऑन अर्थ। मतलब कि जो स्टेट है वो भगवान की 100% रिप्रेजेंटेशन है। मान लो आपने भगवान को देख लिया और आपने स्टेट को देख लिया, तो एक ही बराबर है, एक ही बात है इसमें, ठीक है। बोथ आर द सेम थिंग्स, दैट इज व्हाट दे यूज्ड टू से, ठीक है। तो स्टेट इज मार्च ऑफ गॉड ऑन अर्थ। कैसे, किस बेसिस पे ये बोला? देखो, हेगल बोलते हैं कि गॉड ने पहले ह्यूमन बींग्स, पहले ह्यूमन बींग्स नहीं बनाए, पहले गॉड ने बनाए नॉन लिविंग थिंग्स। पहले गॉड ने बनाए नॉन लिविंग थिंग्स, उसके बाद गॉड ने बनाए लिविंग थिंग्स। सेम चीज जैसे आज हम बात करते हैं, साइंटिस्ट बोलते हैं ना, पहले अर्थ थी, आग का गोला थी, उसके बाद धीरे धीरे कूल डाउन हुआ, एटमॉस्फेयर हुआ, बादल बने, पानी आया, लाइफ शुरू हुई, ऐसे होता है। तो पहले नॉन लिविंग थिंग्स आई, उसके बाद लिविंग थिंग्स आई। तो उसमें हेगल बोलते हैं कि गॉड ने पहले फिजिकल वर्ल्ड बनाया, यानी पहले गॉड ने बनाई माउंटेन्स। पहले गॉड ने बनाई माउंटेन्स। इसमें गॉड का कितना रिप्रेजेंटेशन था? इसमें हम 10% गॉड को देख सकते हैं। मतलब पहाड़ को देखो तो आपको लगेगा कि गॉड को देख लिया आपने, 10% देखा है, लेकिन 100% नहीं देखा है। तो इसमें गॉड की 10% रिफ्लेक्शन है बस। फिर आगे आपको देखने को मिलेगा कि आगे गॉड ने इसके बाद बनाया, ट्रीज बनाए। तो ट्रीज में आपको ज्यादा रिफ्लेक्शन देखने को मिली गॉड की, यानी ट्रीज में 20% रिफ्लेक्शन देखने को मिलेगी गॉड की। आगे ट्रीज के बाद आए बर्ड्स, तो बर्ड्स में गॉड की 30% रिफ्लेक्शन देखने को मिली। आगे आई एनिमल्स, एनिमल्स में गॉड की हमें
50% रिफ्लेक्शन देखने को मिली। उसके बाद आता है मैन, क्योंकि मैन को हम क्या बोलते हैं एवोल्यूशन में कि बंदर से ही बना है, ठीक है, उसी का फर्दर एवोल्यूशन हुआ है। तो जो मैन है, फिर मैन आए, और मैन में और ज्यादा हमको देखने को मिलती है, यहाँ पर 60-65% हमको रिफ्लेक्शन देखने को मिलती है, ठीक है। उसके बाद सिविल सोसाइटी आई। सिविल सोसाइटी मतलब सोसाइटी बनी जिसमें से आपस में सभी मैन साथ में रहने लगे। तो ये गॉड का कितना रिफ्लेक्शन हो गया, ये 70-75% रिफ्लेक्शन हो गया सिविल सोसाइटी का। लेकिन फिर फाइनली आया स्टेट, और जो स्टेट है वो 100% रिफ्लेक्शन है गॉड का। यानी पूरे यूनिवर्स में जो भी चीजें आप देखते हो, प्लैनेट्स, स्टार्स, ट्रीज, एनिमल्स, एनी वुड और एनीथिंग, सभी चीजों में गॉड की कुछ ना कुछ रिफ्लेक्शन है। और उस रिफ्लेक्शन को देखने के लिए हमको रीजन की आवश्यकता होती है, रीजन हमारे लिए जरूरी होता है। तो हेगल का कहना है कि जो भी इस वर्ल्ड में हमें चीजें दिखती हैं भगवान की ही रिफ्लेक्शन है वो, और सबसे ज्यादा जो मैक्सिमम रिप्रेजेंटेशन है भगवान की वो हमें स्टेट में देखने को मिलती है। यानी स्टेट जो है भगवान की सबसे नियर आता है, भगवान के 100% रिप्रेजेंटेशन है। इसीलिए हमको स्टेट की पूजा करनी चाहिए। जैसे हम भगवान की पूजा करते हैं, हमको स्टेट की पूजा करनी चाहिए। जैसे हम भगवान का कहा हुआ कभी टाल नहीं सकते, हमें भगवान का डर लगता है, तो वैसे ही हमें स्टेट का भी डर लगना चाहिए, क्योंकि हमें स्टेट को भी फॉलो करना है। फिर हेगल ने बोला कि देखो, अब भगवान जो है, हमको कैसे पता चलेगा कि गॉड इज द क्रिएटर ऑफ द वर्ल्ड। जब भी हम इस वर्ल्ड में जो भी चीजें बनाई गई हैं उन चीजों को देखते हैं, तो हमारे दिमाग में एक ही क्वेश्चन आता है कि हु इज द क्रिएटर, हु इज द क्रिएटर। तो हमारे जो सोल है वहां से रीजन निकल के आता है कि कोई ऐसी शक्ति है जो ये चीज बना रही है, जिसने ये पूरा ब्रह्मांड रचा है। तो वो जो हमारे सोल में आती है, ये रीजन आता है, जो क्योंकि रीजन इज समथिंग जो हमारी सोल के अंदर होगा। और सोल के अंदर नॉलेज कहाँ से आती है, क्योंकि सोल तो आगे हेवन जाकर के आई है, रीबर्थ हुआ उसका। तो उसके पास में, जिन लोगों के पास में जो ज्यादा ज्ञानी है, उन लोगों के पास में रीजन होगा, उन लोगों के पास में ज्यादा नॉलेज होगी, और वो बोलेंगे कि भगवान है। समझ में आया? सो रीजन हमको ये बताता है कि गॉड इज द क्रिएटर। तो ये पूरा आइडिया में चल रहा है, आइडिया बता रहे हैं इसका। ये कहना था इनका। तो यानी ये आइडियलिस्ट हैं, जैसे प्लेटो आइडिया की बात करते थे, वैसे ही ये भी आइडिया की बात कर रहे हैं। और अपने आइडिया में ये बोल रहे हैं कि स्टेट इज द मार्च ऑफ गॉड ऑन अर्थ। स्टेट जो है वो 100% रिप्रेजेंटेशन है भगवान का। फिर दूसरी चीज बोलते हैं कि द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड इज द हिस्ट्री ऑफ मूवमेंट ऑफ आइडिया। मतलब इन्होंने अपनी थ्योरी ऑफ हिस्ट्री दी। लोगों को हिस्ट्री क्यों दी है इन्होंने? हिस्ट्री इनका देने का पर्पस ये था ताकि ये एस्टैब्लिश कर सके कि स्टेट की सुप्रीमेसी है। ये आइडियलिस्ट है ना, तो ये इमेजिनेशन से आइडिया लगा करके बताएंगे। तो ये बोलते हैं अपनी थ्योरी ऑफ हिस्ट्री में हेगल कि जो हिस्ट्री है इज द मूवमेंट ऑफ आइडिया। मतलब हिस्ट्री कैसे बनती है? आइडिया की वजह से बनती है। मान लो एक इंसान है, एक राजा है, इसका अपना आइडिया है, दूसरा राजा है, इसका अपना आइडिया है, आइडिया 1 एंड आइडिया 2। ये चाहता है रिपब्लिक गवर्नमेंट बनाना, ये चाहता है अपनी मोनार्की बनाना, ठीक है। अब इनका आपस में हो रहा है इनकी लड़ाई, मान लो, तो इनके बीच में हुआ कॉन्ट्राडिक्शन, क्योंकि इनका आइडिया अलग है, इनका आइडिया अलग है। आप खुद सोचो, ये वर्ल्ड में ये बोला गया है, एक डायलेक्टिक्स का कॉन्सेप्ट यहाँ से लिया गया, जो क्योंकि ये भी जो आपके हेगल हैं ये आइडियलिस्ट हैं, तो ये प्लेटो से इन्फ्लुएंस थे, ये सोक्रेटिस से इन्फ्लुएंस थे। तो सोक्रेटिस ने अपने डायलेक्टिक्स का आइडिया दिया था कि एक थीसिस होता है, एक एंटी थीसिस होता है। तो आपस में ये एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं, ये आइडियाज आपस में इनका जब सामना होता है, तो फाइनली सिंथेसिस सामने निकल के आता है, जो कि सच के बहुत करीब होता है। तो ऐसे ही हेगल ने बोला कि एक अगर दो आइडियाज फ्लरिश कर रहे हैं, अगर एक आइडिया दिन है तो दूसरा आइडिया रात होगा। मतलब इस वर्ल्ड में दो आइडियाज देखो रहते हैं, अगर इस वर्ल्ड में आर्ग्यूमेंट है तो काउंटर आर्ग्यूमेंट भी होता है, ठीक है। ऐसे ही पूरा यूनिवर्स काम करता है। अगर राम है तो रावण है, दिन है तो रात है, अच्छा है तो बुरा है, ठीक है।
तो अपने आइडियाज की जो थ्योरी देते हैं हेगल, उसमें ये बोलते हैं कि आइडिया प्रेजेंट होते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट आइडियाज हमेशा हिस्ट्री में रहे हैं। अगर आप हिस्ट्री निकाल करके देखोगे तो अलग अलग आइडियाज रहे हैं। किसी को दूसरे टाइप का रूल करना था, किसी को अपने टाइप का रूल करना था। तो इनके बीच में हुआ कॉन्ट्राडिक्शन, इनके बीच में हुआ कॉन्फ्लिक्ट। तो वापस जाकर के जो भी चीज, अब यहाँ पर मान लो आपस में लड़ाई हो रही है इनकी, तो जो भी राजा जीता, जैसे सपोज दिस विल बी, क्योंकि मोनार्की है तो इनके अंडर के जो सोल्जर्स होंगे वो अपने राजा की बात ज्यादा सुनेंगे। रिपब्लिक में जो होंगे वो शायद ज्यादा ना सुने, वो अपने 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 हिसाब से अपना अपना कॉन्फ्लिक्ट रहेगा, या उनके अपना वो रहेगा कि हम लोग मतलब ये चाहते हैं, कोई बोलेगा, दूसरा ग्रुप बोलेगा हम लोग ये चाहते हैं। तो व्हाट इफ की, मतलब एक एज्यूम कर रही हूँ मैं, एग्जांपल आपको दे रही हूँ कि एक आइडिया, मान लो यहाँ पर ये वाला आइडिया है, इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो रहा था, ये आइडिया जीत गया, तो इन्होंने फाइट किया और ये आइडिया जीता। तो इनका कहना था कि तो ये आइडिया फ्लरिश करेगा, आइडिया टू, यानी उस टाइम पे मोनार्की प्रेवेलेंट रहेगी। ठीक है, दो आइडियाज रहते हैं हमेशा। तो ये हमको देखने को मिलता है। ऐसे ही जैसे मुगल्स के टाइम पे देखो, पहले औरंगजेब थे, औरंगजेब के खिलाफ भी कुछ रहे होंगे, मराठास एंड ये सब थे, लेकिन औरंगजेब तब उस टाइम तक, जब तक औरंगजेब रहे 1707 तक, तब तक ये ज्यादा पावरफुल थे। ठीक है, क्योंकि ये पावरफुल थे तो इनका डोमिनेंस रहा, ये आइडिया फ्लरिश किया इनका। आगे जाकर के इनके जो आगे फर्दर सक्सेसर्स आए वो बहुत वीक सक्सेसर्स थे, तो वीक आइडिया था उनका एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड। तो आगे जाकर के जो फर्दर दूसरे जो होंगे जो इनको अपोज करेंगे, जैसे आगे तो ब्रिटिशर्स आ गए, ब्रिटिशर्स स्ट्रांग थे कंपैरेटिवली, तो जो आइडिया स्ट्रांग रहता है वो आइडिया जीत जाता है। तो डायलेक्टिक्स को अप्लाई करके, सोक्रेटिस के उस डायलेक्टिक्स को अप्लाई करके ये बोलते हैं कि अगर आप रीजन अप्लाई करोगे तो जो ये पूरी चीज हमने अभी बात की, धीरे धीरे करके एवोल्यूशन होगा और फाइनली स्टेट आ जाएगा। और स्टेट एक ऐसी पोजीशन है जिसमें कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है, मतलब स्टेट से ऊपर कोई है ही नहीं, स्टेट को कॉन्ट्राडिक्ट करने वाला कोई है ही नहीं, कोई कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करेगा, क्योंकि स्टेट इज द एंड ऑफ हिस्ट्री, स्टेट इज द एंड ऑफ हिस्ट्री। अब हिस्ट्री खत्म हो चुकी है एंड अब आपको बस करना क्या है कि स्टेट को ही फॉलो करना है। ऐसी चीजें बोली, तो इन्होंने गॉड को स्टेट के इक्वल किया कि गॉड और स्टेट में सिमिलैरिटीज हैं, सभी चीजें हैं। ठीक है, तो उसके बेसिस पे ये जो आइडिया का कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रही हूँ, हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड इज द हिस्ट्री ऑफ मूवमेंट ऑफ आइडिया, यानी ये आइडिया को बताने की कोशिश करें कि आइडिया बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो यानी जब अगर भगवान का जो आइडिया आपको मैं दे रहा हूँ, तो ये भगवान का आइडिया है, ये 100% आइडिया है, इसका कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है। हमेशा हिस्ट्री में क्या होता है, कॉन्ट्राडिक्शन अवेलेबल होते हैं, दिन या रात होता है, दिन के बाद रात आती है, रात के बाद दिन आता है, चेंज चलता रहता है। लेकिन धीरे धीरे करके जब हिस्ट्री इतने हजारों सालों में इवॉल्व हुई, इतने लाखों सालों में इवॉल्व हुई कि पहले माउंटेन्स बनी, फिर ट्रीज बने, फिर ये सब हुआ, फाइनली अब स्टेट बन चुका है। तो ये एंड ऑफ हिस्ट्री है। अब आपको बस करना क्या है, आपको बस स्टेट को सुनना है, क्योंकि भगवान का ही ये एब्सोल्यूट रिप्रेजेंटेशन है। तो जैसे भगवान एक आइडिया है जो फाइनल फॉर्म में रहता है, उससे बियॉन्ड कुछ नहीं है, ऐसे ही आइडिया ही प्रिवेल करता है, और ये एक ऐसा आइडिया है जो 100% रिप्रेजेंटेशन वाला है। इसके कॉन्ट्राडिक्शन, इसको काटने वाला और कोई आइडिया हो ही नहीं सकता। समझ आया? तो यानी ये स्टेट की सुप्रीमेसी को जस्टिफाई कर रहे हैं। एक और स्टेटमेंट हेगल बोलते हैं कि रियल इज रैशनल एंड रैशनल इज रियल। इसका क्या मतलब? रियल इज रैशनल एंड रैशनल इज रियल। अब रियल इज रैशनल में क्या है, इसमें हेगल क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं? हेगल का ये रियल इज रैशनल का जो कॉन्सेप्ट है, ये रियलिटी के बारे में बात कर रहे हैं। इन्होंने अपना रियलिटी का कॉन्सेप्ट दिया है। इन्होंने बोला है रियल इज रैशनल, मतलब जो आइडिया है, क्योंकि आइडियलिस्ट है, आइडिया इज द रियलिटी। प्लेटो भी तो यही बोलते थे कि असली रियलिटी जो इस वर्ल्ड में एग्जिस्ट कर रही है वो टेम्परेरी इन नेचर है, वो रियलिटी नहीं है, वो इल्यूजन है। वो इल्यूजन है, वो आपकी मतलब आपको धोखा है, वो चीज आपके लिए वो इल्यूजन है जो इस वर्ल्ड में एग्जिस्ट कर रहा है। आइडिया का जो है वो रियलिटी है, असली रियलिटी तो वही है।
ये वर्ल्ड तो सिर्फ मोह माया है। दैट्स व्हाट ही सेज। तो आइडिया जो होता है वो रियलिटी होता है। आइडिया इज रियलिटी, ये मानते थे। यानी आइडिया कहाँ से आता है? रीजन से पता चलता है हमको। रीजन कहाँ होती है? हमारी सोल में होती है। प्लेटो को याद करो, ये सब चीजें प्लेटो वाली चल रही है यहाँ पर। तो यानी सोल में जो रीजन होता है उससे अगर कोई चीज आप समझ पाओ तो वो चीज रियलिटी है, ये कहना था। यानी अगर हम रीजन अप्लाई करते हैं तो हम ये समझ सकते हैं कि आइडिया ही रियलिटी है और गॉड जो है वो एब्सोल्यूट आइडिया है। मतलब सबसे अल्टीमेट जो रियलिटी है इस वर्ल्ड की वो गॉड है, वो भगवान है। गॉड इज द एब्सोल्यूट रियलिटी। तो रियल इज रैशनल को बता रहे हैं ये आपस में रियल इज रैशनल और रैशनल इज रियल का मतलब ही यही है। यहाँ पर वो रियलिटी के बारे में बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो रियलिटी होती है उसको हम रीजन के बेसिस पे समझ पाते हैं। तो आइडिया को भी हम रीजन के बेसिस पे समझ पाते हैं, इसीलिए रियलिटी आइडिया है। एंड रैशनल इज रियल का मतलब है इसमें इनका पॉलिटिकल पर्पस है कि जो भी चीज रैशनल है, ठीक है, जो भी चीज रैशनल है मतलब यहाँ हम रीजन अप्लाई कर रहे हैं। कोई भी चीज रीजन अप्लाई करके अगर समझी जा सकती है तो वो चीज रियल ही होगी। मतलब वही बात हो गई, घुमा फिरा के एक ही चीज बोली है इन्होंने कि आइडिया जो है वो रियलिटी होती है। यानी ये यहाँ पर इनका पॉलिटिकल पर्पस से ये बोल रहे हैं, ये स्टेट को जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं कि स्टेट जो है, स्टेट का जो आइडिया है वो गॉड के इक्वल है। तो आप जैसे गॉड को अपना रीजन लगा करके समझ सकते हो, वैसे ही स्टेट को भी समझो कि स्टेट इज इक्वल टू गॉड, कि स्टेट गॉड के इक्वल है। इसीलिए स्टेट इज द एब्सोल्यूट representation of God on earth। क्योंकि गॉड को देखोगे अगर आप, गॉड हमारा ख्याल रखते हैं सभी का। ऐसे ही हेगल का कहना है कि स्टेट भी सभी का ख्याल रखता है। तो इसीलिए सिमिलैरिटीज हैं गॉड और स्टेट के बीच में, काफी समानताएं हैं। गॉड और स्टेट के बीच में समानताएं हैं। जैसे फैमिली होती है, फैमिली होती है, फैमिली में होता है अल्ट्रुइज्म, फॉलो किया जाता है। अल्ट्रुइज्म का क्या मतलब होता है? मतलब आप अपने सिबलिंग के लिए बिना अपनी सेल्फिशनेस के, उसके बेनिफिट के लिए आप अपना टाइम भी वेस्ट करने को तैयार हो, ठीक है, आपका टाइम भी प्रोडक्टिव होता है। लेकिन अल्ट्रुइज्म ये होता है कि बिना किसी सेल्फिशनेस के आप सामने वाले को हेल्प करो, उसमें कोई सेल्फिश कैरेक्टर नहीं होता। तो फैमिली जैसे होती है, फैमिली में अल्ट्रुइज्म होता है फैमिली में, और फैमिली में होता है पर्टिकुलरिज्म भी। ऐसे ही अगर आप, ये तो फैमिली की बात हमने बोली, अब आता है सिविल सोसाइटी। सोसाइटी में इट हैज गॉट इगोइज्म एंड यूनिवर्सलिज्म। देखो, अल्ट्रुइज्म हो गया इसमें थीसिस, पर्टिकुलरिज्म हो गया एंटीथीसिस, ठीक है। नहीं नहीं, सोसाइटी इज एंटीथीसिस, सॉरी। अल्ट्रुइज्म एंड पर्टिकुलरिज्म मतलब आप अपनी पर्टिकुलरली अपने फैमिली मेंबर्स के लिए ही ये सब करोगे, ठीक है, तो वो तो हो गया थीसिस आपका। और जो सोसाइटी होती है वो एंटीथीसिस होती है, क्योंकि सोसाइटी में लोग सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। यूनिवर्सलिज्म का जो प्रिंसिपल है ये, इसके बारे में बोला जाता है कि आपको सभी के बारे में सोचना चाहिए, अपने बारे में ना सोचो, सभी के बारे में सोचो। तो एक हो गया इसमें थीसिस हो गया, एक हो गया एंटीथीसिस। तो दोनों को अगर आप मिलाते हो, थीसिस और एंटीथीसिस को, तो सामने क्या उभर के आता है? स्टेट आता है, स्टेट आता है। तो यानी यहाँ पर जो अल्ट्रुइज्म है कि हमको बिना सेल्फिश हुए हेल्प करनी चाहिए, वो चीज़ अच्छी है, वो चीज़ फॉलो कर ली, ठीक है। पर्टिकुलरिज्म सिर्फ अपनी फैमिली की है, तो इसको नहीं करना चाहिए, तो ये नेगेट कर दिया, मतलब इसको हटा दिया। क्योंकि कोई भी नेगेटिव, जब हम आर्ग्यूमेंट करते हैं, आप और मैं डिबेट कर रहे हैं, हमारे जो अच्छी अच्छी चीजें हैं वो तो रहनी चाहिए, लेकिन जो नेगेटिव चीजें हैं वो काट देनी चाहिए। तो सेम चीज होगी, एक फैमिली होती है, सोसाइटी होती है। फैमिली में ये दो एलिमेंट्स होते हैं, अल्ट्रुइज्म होता है और पर्टिकुलरिज्म होता है। सोसाइटी में इगोइज्म होता है और यूनिवर्सलिज्म होता है। इगोइज्म
एंड यूनिवर्सलिज्म, यूनिवर्सलिज्म का मतलब होता है कि सभी के लिए, मतलब सोसाइटी में जो भी लॉ बनाया जाता है सभी के लिए बनाया जाता है। तो यहाँ पर इगोइज्म आ गया, तो ये चीज नेगेटिव हो गई, तो यहाँ से ये कट गया, यहाँ से ये कट गया, इन दोनों के बीच में कॉन्ट्राडिक्शन। तो यानी अब क्या होगा यहाँ पर, स्टेट जो होगा, स्टेट में अल्ट्रुइज्म भी होगा और यूनिवर्सलिज्म भी होगा। तो स्टेट जो है वो सिंथेसिस है, ये कहना है हेगल का। स्टेट इज इक्वल टू गॉड, क्योंकि गॉड की ही तरह जो स्टेट है वो सिंथेसिस है, इसमें सभी पॉजिटिव एलिमेंट्स हैं, यानी स्टेट आपका ख्याल भी रखेगा, ठीक है, एज अ सिबलिंग, एंड एट द सेम टाइम सभी का ख्याल रखेगा, ऐसा नहीं है सिर्फ एक की करो। हाँ, अल्ट्रुइज्म सेल्फलेसनेस आप बोल सकते हो। पर्टिकुलरिज्म होता है सिर्फ अपने ही पर्टिकुलर लोगों के लिए, आप एक पर्टिकुलर सेक्शन के लिए आप सेल्फलेस हो, दूसरे लोगों के लिए आप सेल्फिश हो, फिर उसमें सिर्फ अपना सोचोगे, उनका नहीं सोचोगे। जैसे आप अपनी फैमिली को लेकर के तो आप सोच लोगे कि हाँ भाई फैमिली है तो हमें उनके लिए करना पड़ेगा, चाहे आपको अपना सैक्रिफाइस करना पड़े। लेकिन दूसरे लोगों के लिए जिनको आप नहीं जानते हो, स्ट्रेंजर्स, मोस्टली ये क्या होगा कि आप सेल्फिशनेस दिखाओगे, फिर उसमें अल्ट्रुइज्म नहीं आता, तो उसमें पर्टिकुलरिज्म आता है। ये फैमिली का बेसिक टेंडेंसी होती है। फैमिली में अपनी फैमिली के बारे में सोचा जाता है, सामने वाले के बारे में नहीं सोचा जाता कि अपनी फैमिली का कैसे बेस्ट बेस्ट करना है, या ये सब चीजें आए समझ। सो स्टेट को ये इस डायलेक्टिक्स के थ्रू बताते हैं कि जो स्टेट है वो अल्टीमेटली उसमें अल्ट्रुइज्म और यूनिवर्सलिज्म दोनों है, तो जो स्टेट है वो सिंथेसिस है, इसीलिए फाइनलिटी स्टेट है, स्टेट का कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है। अब कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है, क्योंकि सिंथेसिस क्या होता है, सिंथेसिस को काउंटर करना मुश्किल होता है। यूनिवर्सलिज्म और अल्ट्रुइज्म में कोई डिफरेंस देखो, यूनिवर्सलिज्म होता है सभी के लिए, सभी पे अप्लाई करो। अल्ट्रुइज्म होता है सेल्फलेसली, मतलब हेल्प करते रहो, ठीक है। अब किसकी हेल्प करनी है ये नहीं बताया है इसमें, तो दोनों ही एलिमेंट्स कंबाइन होंगे, एक दूसरे के ऑपोजिट नहीं है यहाँ पर। जब आप अल्ट्रुइज्म फॉलो करते हो तो उसमें एक कंडीशन अगर ये लगा दोगे कि सभी की करोगे, तो अल्टीमेटली ये आइडिया स्टेट को रिप्रेजेंट करेगा। तो जब मैंने ये बताया आपको कि रियल इज रैशनल एंड रैशनल इज रियल, इसमें जो रैशनल इज रियल का मतलब है ये पॉलिटिकल पर्पस से बोल रहे हैं। रियल इज रैशनल का तो इनका बताने का कोशिश, इनका मतलब क्या था कि आइडिया ही रियलिटी है, ठीक है, आइडिया इज द रियलिटी, ये बताना था इन्होंने। मतलब रियल इज रैशनल, रियल मतलब रियलिटी, रियलिटी क्या है, आइडिया है, क्योंकि आइडिया को हम रीजन के थ्रू समझ सकते हैं। सेकंड स्टेटमेंट है रैशनल इज रियल, मतलब यहाँ पॉलिटिकल पर्पस से बोल रहे हैं कि किसी भी चीज को अगर लॉजिक लगा करके समझा जा सकता है तो वो चीज रियलिटी होती है ना। किसी भी चीज को अगर आप बनाओ, आप लॉजिक लगा करके समझ लो, जैसे स्टेट है, स्टेट को जस्टिफाई करने के लिए ही इन्होंने बोला रैशनल इज रियल, कि किसी भी चीज को अगर आप रीजन लगा करके समझ सकते हो, तो दोनों बात सेम है, लेकिन बस ये फॉर द पर्पस ऑफ स्टेटमेंट ये बताने की कोशिश की है कि आइडिया इज रियलिटी और स्टेट की सुप्रीमेसी है, बस ये बताने की कोशिश की है। समझ में आया। यानी जब हम रीजन अप्लाई करेंगे, यहाँ पर हमने रीजन अप्लाई किया, रीजन अप्लाई किया तो हमें विजन की जरूरत होती है उसको समझने के लिए। वी नीड विजन, हमको आंखों की जरूरत नहीं होती है। रियलिटी वो होती है जो हम विजन, जो रैशनैलिटी लगा करके करते हैं, जो हम लॉजिक लगा करके विजन लगाएंगे, विजन में अपना सोचेंगे, नॉट कि जो हम नेकेड आई से देख रहे हैं। वो देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि स्टेट ही सुप्रीम है, स्टेट भगवान के इक्वल है। सो दिस इज व्हाट हेगल टॉक्स अबाउट, ठीक है। तो हेगल ने ये सब बातें की, ये सभी स्टेटमेंट्स हमें हेगल के काम में देखने को मिलती हैं। और हेगल ने ये पूरी बात की कि डायलेक्टिक्स होता है, डिबेट होता है, ठीक है, फाइनलिटी में। तो हेगल की हमारी जो थ्योरी ऑफ हिस्ट्री अभी हमने देखी, हेगल ने दो बातें की। देखो, हेगल ने हमें बताया हिस्टोरिकल आइडियलिज्म, हिस्टोरिकल आइडियलिज्म, और दूसरा है हिस्टोरिकल, एक आइडियलिज्म एंड अनदर वन इज हिस्टोरिकल मटेरियल,
मटीरियलिज्म तो कार्ल मार्क्स का हो गया. डायलेक्टिकल आइडियलिज्म, सॉरी, वेट, दिस इज डायलेक्टिकल आइडियलिज्म. अब जहां पर भी आपको आइडिया दिख रहा है, इसका मतलब ये जो थ्योरी है ये किसने दी है? हेगल ने दी है. अब इसी की जगह पे अगर मैं लिख दूं हिस्टोरिकल मटीरियलिज्म, तो ये कार्ल मार्क्स ने दिया. ऐसे ही डायलेक्टिकल मटीरियलिज्म, तो मैटर दिख रहा है इसमें, क्योंकि कार्ल मार्क्स के लिए मैटर इंपॉर्टेंट है. कार्ल मार्क्स, मार्क्स आप याद कर लो, एम फॉर मार्क्स, एम फॉर मैटर. ठीक है, तो इनके लिए मैटर इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये मानते हैं आइडिया के थ्रू आपको बहकाने की कोशिश की जाती है. आपको फॉल्स कॉन्शियसनेस है ये, आपकी जो कॉन्शियसनेस है, आपकी जो अवेयरनेस है अबाउट रियलिटी, आपकी जो अवेयरनेस है कि सच्चाई क्या है, उसको बहकाने की कोशिश की जाती है आइडिया के थ्रू, भगवान के नाम पे. भगवान भी एक आइडिया है, तो ये बोलते हैं कि ये भगवान का नाम लेकर के जो भी चीजें आपको सिखाई जाती हैं, उससे ये आपका ही शोषण कर रही है. तो आपको ये जानना होगा कि ये जो भगवान का आइडिया है, ये जो आइडिया की बात करते हैं कि स्टेट देखो भगवान के इक्वल है, उसको मत मानो, क्योंकि वो मानोगे अगर आप, तो आपका शोषण ये लोग करते रहेंगे. इसीलिए मैंने बताया था कि कैपिटलिज्म जो होता है, हमने पहले मैकियावेली में भी पढ़ा था, मैकियावेली भी यही चीज बोलते हैं कि जो रिलीजन होता है उसकी यूटिलिटी होती है. यूटिलिटी का मतलब यू फॉर यूटिलिटी, यू फॉर यूजफुलनेस, कि यूजफुल होता है जो रिलीजन होता है. इसको हम यूज करके सामने वाले लोगों को डरा के रख सकते हैं, ताकि वो हमारे खिलाफ आवाज ना उठाएं, क्योंकि वो ये सोचेंगे कि भगवान देखेगा. भगवान कभी नहीं देखता है. तो ये टूल होता है एक तरीके से, जिसकी वजह से हम सामने वाले को डराएंगे, तो सामने वाला भगवान के नाम पे कोई ऐसा क्राइम नहीं कमिट करेगा, और हम अपनी एक्सप्लॉयटेशन इनकी करते रहेंगे, हम इनका फायदा उठाते रहेंगे. तो ये चीज मैकियावेली ने बोली थी. ठीक है, कि रिलीजन जो होता है वो टूल होता है, तो डिसिप्लिनरी फोर्स होती है. तो इसीलिए जो कैपिटलिज्म होते हैं, जो कैपिटलिस्ट होता है, कैपिटलिज्म रिलीजन को सपोर्ट करता है. इसीलिए तो यहाँ पर कैपिटलिज्म रिलीजन को सपोर्ट कर रहा था, और कार्ल मार्क्स चाहते थे कि ये जो रिलीजन है, ये जो रिलीजन का आइडिया है लोगों के दिमाग में, इसको इनका इनका ये जो फितूर है, इसको हटाने की जरूरत है. तो यानी ये जो आइडिया है, इसको काउंटर करेंगे. हिस्टोरिकल आइडियलिज्म का क्या मतलब होता है? हिस्टोरिकल आइडियलिज्म के पर्सपेक्टिव से क्या बोला हेगल ने कि हिस्ट्री इज द मूवमेंट ऑफ आइडिया. कि हिस्ट्री कैसे बनती है? जब एक आइडिया दूसरे आइडिया के साथ में टकराता है, तो एक नया आइडिया पनपता है. ठीक है, और धीरे धीरे करके ऐसे आइडियाज आए, और आगे धीरे धीरे करके एवोल्यूशन हुआ, तो फाइनली स्टेट का आया. जैसे पहला आइडिया कौन सा आया? पहले मैन आया, मैन के पास रीजन था, रीजन से आइडिया आया, तो मैन ने फैमिली बनाई. मैन ने आगे क्या बनाया? एरिस्टोटल को याद करो कि जब मैन आया तो मैन ने फैमिली बनाई, क्योंकि मैन अपना खुद का ख्याल नहीं रख सकता था. मैन ने बनाई फैमिली, फैमिली के बाद मैन ने बनाई विलेजेस, विलेजेस से आई सिविल सोसाइटी, फाइनली फिर स्टेट आया, और स्टेट सारी नीड फुलफिल करता है. तो स्टेट के ऊपर कुछ नहीं था. वही सेम चीज यहाँ पर हो रही है. तो हिस्टोरिकल आइडियलिज्म आया यहाँ. तो आइडियलिज्म में ये बोलते हैं हेगल कि हिस्ट्री इज द मूवमेंट ऑफ आइडियाज. की हिस्ट्री कैसे बनती है? आइडियाज से बनती है. जो आइडिया प्रिवेल करेगा उसी से हिस्ट्री बनेगी. तो पहले फैमिली आई, ये धीरे धीरे आइडिया बना, फाइनली स्टेट का आइडिया बना, और स्टेट का आइडिया एब्सोल्यूट आइडिया है, क्योंकि वो भगवान के इक्विवेलेंट है. तो बस इसके आगे नहीं जाना है. जो स्टेट बोलता है करते जाओ पूरी जिंदगी, आपके आने वाली जनरेशन भी करते जाएगी. ठीक है, तो लेकिन इसके थ्रू तो एक्सप्लॉयटेशन होगा. कार्ल मार्क्स तो जानते थे कि अगर लोग स्टेट को ही फॉलो करते रहेंगे, तो फिर तो स्टेट तो बुर्जुआजी क्लास के लिए काम करता है. साथ में इन्होंने डायलेक्टिकल आइडियलिज्म की बात की कि दो आइडियाज के बीच में डायलेक्टिक्स होता है, आपस में डिबेट होता है. जो बेहतर आइडिया होता है वो एमर्ज होकर के आता है, और सबसे बेहतर आइडिया स्टेट का रहा जो एमर्ज होकर के आया, क्योंकि पहला आइडिया लोगों ने दिया फैमिली का. अब फैमिली का आइडिया तो आया, लेकिन फैमिली का आइडिया के ऑपोजिट फिर आ गया सिविल सोसाइटी का आइडिया, कि देखो फैमिली तो कुछ ही चीजें पूरी कर रही है, लेकिन सिविल सोसाइटी ज्यादा चीजें पूरी कर रही है, तो किया सिविल सोसाइटी डोमिनेट. तो ऐसे फिर आगे सिविल सोसाइटी आई, तो स्टेट का आइडिया आया. तो अब जो स्टेट का आइडिया जो आया, इसका कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है, इसको कोई आगे काटने वाला नहीं आया. तो उसके बेसिस पे यह है डायलेक्टिकल आइडियलिज्म की आइडियाज के भी आपस में
डायलेक्टिक्स होते हैं, इसके भी कॉन्ट्राडिक्शंस होते हैं। तो हेगल की क्या कंट्रीब्यूशन थी? हेगल की कंट्रीब्यूशन थी कि इन्होंने डायलेक्टिक्स को अप्लाई करके ये बताया कि हिस्ट्री कैसे मूव करती है, हिस्ट्री कैसे बनती है, कि हिस्ट्री इज द मूवमेंट ऑफ आइडियाज, ये बताया इन्होंने। कैसे मूव करती है हिस्ट्री? तीन तरीकों से। देखो, डायलेक्टिक्स के तीन लॉ बताए हैं इन्होंने। हिस्ट्री में जो हिस्ट्री बनती है, हिस्ट्री की जो थ्योरी दी इन्होंने, उसमें बोला कि तीन तरीके से बनती है, तीन लॉ होते हैं डायलेक्टिक्स के। ये तीन लॉ कौन कौन से हैं? पहला है यूनिटी ऑफ ऑपोजिट। यूनिटी ऑफ ऑपोजिट का मतलब होता है कि अगर कोई चीज प्रेजेंट है तो उसका उसको काटने वाला आइडिया भी प्रेजेंट होगा। यानी अगर अच्छी चीज है तो बुरी होगी, बुरी है तो अच्छी होगी। यूनिटी ऑफ ऑपोजिट्स, ऑपोजिट चीजें एग्जिस्ट करती हैं, जैसे राम और रावण। अगर लाइफ है तो डेथ होती है, ठीक है। अगर बर्थ होता है तो डेथ भी होती है, दिन होता है तो रात होती है। सेम चीज है, जैसे गर्म है तो ठंडा है, ठीक है, ऊंचा है तो छोटा भी है। दिस इज व्हाट वी सी। सो ऑपोजिशन हमेशा एग्जिस्ट करती है हिस्ट्री में। पहला हो गया ये लॉ। दूसरा लॉ है हिस्ट्री का कि नेगेशन ऑफ नेगेशन। नेगेशन ऑफ नेगेशन मतलब सभी आइडियाज में कुछ ना कुछ नेगेटिविटी होती है, तो एक नेगेटिव चीज दूसरी नेगेटिव चीज को काट देगी, ठीक है। नेगेशन ऑफ नेगेशन यानी नेगेटिविटी जो होती है वो इट गेट्स नेगेटेड। जो भी चीज नेगेटिव एलिमेंट होते हैं वो निकल जाते हैं। जैसे कि आज भी देख लो, हमारा जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया 1947 में, तो उस टाइम पे तो बहुत डिस्कस डिबेट करके बनाया था। टाइम के साथ साथ हमने देखा कि कुछ चीजें सही नहीं हो रही थी, तो हमने फिर अमेंडमेंट करनी शुरू कर दी, और अमेंडमेंट करके जो भी नेगेटिव चीजें थी हम उसको काटते जा रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन से, राइट। और उसकी जगह पे अच्छी अच्छी चीजें लेकर के आ रहे हैं। तो सेम चीज है, हिस्ट्री में भी ऐसा ही होता है। धीरे धीरे करके जो भी नेगेटिव एलिमेंट्स होते हैं धीरे धीरे चले जाते हैं वहां से। जैसे पहले लोगों को लगता था कि राजा महाराजाओं का जो रूल होता है बेस्ट होता है, एक के हाथ में पावर दो। फिर आगे हुआ कि एक एक से काम नहीं चलेगा, एक अच्छी तरह डिसीजन नहीं ले पाता, एक की तो तानाशाही भी हो सकती है, तो फिर पावर को कुछ लोगों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करो, तो ओलिगार्की आया, ठीक है। कुछ लोगों के बीच में आया, एरिस्टोक्रेसी आया। यहाँ पर भी काम नहीं चला तो उसके बाद बोला कि नहीं, डेमोक्रेसी होनी चाहिए, तो फिर ये चीज आई। या फिर मोनार्की के बाद ये वाली बात की गई कि देखो ये तो अपने आप ही बर्थ के बेसिस पे चलता है, तो हो सकता है इसका जो आने वाला बेटा है वो इतना एफिशिएंट ना हो, तो हमारा तो बेकार हो जाएगा सब कुछ, हमारा जो राज्य होगा। तो इसीलिए इलेक्टेड होना चाहिए राजा। तो ये भी एक चीज आ गई। तो धीरे धीरे करके इम्प्रूवमेंट आती जाती है, ऐसा बोल रहे हैं हेगल। तीसरा लॉ होता है क्वांटिटी चेंजेस इनटू क्वालिटी। ये तीसरा लॉ है। मतलब आप खुद सोचो, हमारा जो 1950 का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो हमने अपना किया था 26 जनवरी 1950 को, हमने अडॉप्ट किया था, फाइनली एनेक्ट किया था, इट केम इनटू फोर्स 26 जनवरी को। उसके बाद जब स्टार्ट हुआ तो धीरे धीरे करके चेंजेस आए, धीरे धीरे करके अमेंडमेंट्स आए। आप खुद सोचो 1947 में जब नेहरू नेहरू ने डिसाइड किया कि प्लानिंग करते हैं, और जो कंट्री के लिए रखा गया सोशलिस्ट। उस टाइम पे क्योंकि इंडिया के पास में ज्यादा रिसोर्सेज नहीं थे, तो नेहरू ने डिसाइड किया कि हम सेल्फ सफिशिएंसी पर ध्यान देंगे। सारा जो हमारा पैसा है वो हम अपनी मैन्युफैक्चरिंग पे थोड़ा बहुत ध्यान देंगे, एग्रीकल्चर सेक्टर को बेटर बनाएंगे, सेल्फ सफिशिएंसी की क्लोज्ड रखेंगे, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे करके हमने प्रॉब्लम्स फेस की, तो धीरे धीरे करके चेंजेस आने लगे। आगे जाकर के 1960s में जब चेंज आएगा तो हम यूएसए के साथ में ये अग्रीमेंट साइन करेंगे, PL 480 अग्रीमेंट। कितने लोगों को इस अग्रीमेंट के बारे में पता है? PL 480 अग्रीमेंट हमने यूएसए के साथ में साइन किया था। वीट हमारे यहाँ पर क्योंकि प्रोडक्शन नहीं हो रही थी, फेमाइन्स आ गए थे, हमारे यहाँ पर गेहूं नहीं उग रहा था खाने के लिए, ठीक है। तो हमने यूएसए से इंपोर्ट किया था इस साइन के, मतलब इस एग्रीमेंट को साइन करके। तो एक जगह तो हम बात कर रहे हैं कि हम सोशलिस्ट हैं, मतलब हम सेल्फ सफिशिएंसी पे काम करेंगे,
किसी और दूसरे देश के ऊपर हम डिपेंडेंट नहीं रहेंगे। लेकिन फिर दूसरी जगह हम, जब हमने प्रॉब्लम्स फेस की तो हमने धीरे धीरे दूसरों के साथ में साइन किया। जैसे पहले इंडिया ने 1961 में नाम शुरू किया, नॉन अलाइंड मूवमेंट, जिसमें ना इंडिया यूएसए के साथ में होगा ना इंडिया यूएसएसआर के साथ में होगा। लेकिन धीरे धीरे करके ऐसी प्रॉब्लम होती गई कि फाइनली आगे जाकर के 1970 में हमने फ्रेंडशिप ट्रीटी साइन की रशिया के साथ में। ठीक है ना। तो जब रशिया के साथ में फ्रेंडशिप ट्रीटी हमने देखी तो चेंजेस देखो अभी कैसे हो रहे हैं। चेंजेस कैसे हो रहे हैं? क्वांटिटेटिव चेंज हो रहे हैं, धीरे धीरे चेंज आ रहा है, मतलब हल्का हल्का क्वांटिटेटिवली चेंज हो रहा है। तो 1947 से शुरू हुए, चेंजेस आने शुरू हुए और फाइनली हम पहुंचे 1990 पे। और 1990 में आया बीओपी क्राइसिस, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस, जिस क्राइसिस की वजह से इंडिया ने एलपीजी रिफॉर्म्स शुरू किए और इंडिया ने अपनी इकोनॉमी को ओपन कर दिया। तो अब आप ये देखो, ऐसा तो नहीं है कि एक दिन क्लोज्ड इकोनॉमी थी, एकदम से रैंडमली अगले दिन हमने डिसाइड किया कि अब ओपन कर दो। कुछ रीजंस की वजह से धीरे धीरे हुआ है ये सब चीजें। तो यानी क्वांटिटेटिवली धीरे धीरे चेंज हो रहा था और आगे जाकर के वो क्वालिटेटिव चेंज बन गया। मतलब जब चेंज आया फाइनली तो देखा कि ये तो बहुत ही बड़ा चेंज लगा, लेकिन ये बहुत बड़ा चेंज एकदम से नहीं था, ये धीरे धीरे हो रहा था। सेम चीज है कि कोई भी चेंज अगर आपको लाना होता है, सोसाइटी में कोई भी चेंज लाना है, जैसे सती प्रथा जो हटाई गई थी, ठीक है, वो एक दिन में नहीं हटाई गई थी, धीरे धीरे करके उस पर काम किया गया। आज के टाइम पे जो एलजीबीटी के राइट्स, जो आजकल आप देख भी रहे होगे कि वेस्ट बंगाल में रिसेंटली मैरिजेस हो रही हैं, सेम सेक्स मैरिजेस हुई है, सबसे पहली रेनबो मैरिज हुई है वेस्ट बंगाल की रिसेंटली। ठीक है, उनको हम रेनबो मैरिजेस टर्म करते हैं। तो ये जो चेंज आया है ये भी एकदम से नहीं आया है कि आपने बोला और सोसाइटी ने एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, ये जो है ये भी धीरे धीरे चेंज हुआ है, ये क्वालिटेटिव, लेकिन बाद में हमको उभर के आता है। तो पॉइंट इज कि सबसे पहले क्वांटिटेटिव चेंज आते हैं, पहले धीरे धीरे करके छोटे छोटे चेंजेस आते हैं जिससे क्वांटिटी चेंज होती है, और उसी की वजह से आगे जाकर के क्वालिटेटिव चेंज आता है। पहले क्वांटिटेटिव होता है, आगे जाकर के क्वालिटेटिव चेंज बनता है। यानी ऐसा नहीं है कि कोई चीज जो नई आ रही है वो एकदम एंटायरली न्यू है, एंटायरली न्यू नहीं है, उसका बेसिस ओल्ड में रहेगा। ओल्ड में जो भी पुराने टाइम पे कुछ रहा होगा तो उसका बेसिस इसमें रहता है। किस चीज की क्वांटिटी? किसी भी चीज की क्वांटिटी। लेट मी टेल यू वन एग्जांपल। अब हमने एक पतीला रखा है, इस पतीले में पूरा पानी भरा हुआ है, ठीक है, आपने इसको बर्नर पे चढ़ा दिया, ठीक है, एंड अब ये बॉईल होना शुरू होगा। तो ऐसा तो नहीं है कि आपने ऊपर रख दिया और बॉईल होना शुरू हो गया ये एकदम से, टाइम लगता है धीरे धीरे करके। जब टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, पहले नॉर्मल टेम्परेचर होगा, हल्का 1 डिग्री बढ़ेगा, 2 डिग्री, 3 डिग्री, फिर 10, 15, 20, ऐसे इस तरीके से चलता जाएगा, राइट। मतलब 1 डिग्री बढ़ेगा और ऐसे फिर फाइनली जो बॉइलिंग पॉइंट आएगा, तो 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉइलिंग पॉइंट आता है। जो बॉइलिंग पॉइंट आएगा तो अब क्या होगा, ये जो पानी है धीरे धीरे वेपर्स में कन्वर्ट होना शुरू होगा। तो ऐसा तो नहीं है कि सारा पानी पानी एक ही बार में कन्वर्ट हो जाएगा। अब क्या होगा नेक्स्ट स्टेज में, कुछ टाइम के बाद, मतलब थोड़ा टाइम दो इसको, तो कुछ टाइम के बाद ये जो पानी यहाँ तक तो फुलफिल था, अब ये पानी यहाँ तक रह जाएगा। अब यहाँ पर ये सारा वेपर्स में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। तो यानी ये लिक्विड था और ये अभी वेपर्स में कन्वर्ट हो रहा है, गैस में कन्वर्ट हो रहा है। तो इतना पानी था, फिर उसको और चढ़ा के रखा आपने थोड़ी देर के लिए, और तो आगे आपको देखने को मिलेगा कि फर्दर जब चेंज आएगा आगे, तो इस पतीले में अब पानी यहाँ तक रह गया, ठीक है, अब बाकी सारा वेपर्स में कन्वर्ट हो चुका है। फिर और इसको फिर फर्दर रखा आपने, तो ये पतीला पूरा खाली हो जाएगा, इसमें पानी पूरा जल जाएगा, तो ये पूरा खत्म हो जाएगा। तो यानी ऐसा नहीं है कि ये पूरा कहीं और, मतलब एग्जिस्टेंस ही नहीं है इसका, ये कन्वर्ट हो गया, चेंज आया क्योंकि इसमें। तो यानी जो पहले लिक्विड में था अब वो फाइनली गैस में चेंज हो गया, पूरा वेपर्स में पूरा चेंज हो गया। तो यहाँ तक तो हमको चेंज नहीं दिखाई दे रहा था इतना, तो लेकिन धीरे धीरे करके हम देखते हैं कि आगे जा करके क्वालिटेटिव चेंज आ जाता है। मतलब जो पहले क्वांटिटी कम होती जा रही थी पानी की, अब वो सारा पानी क्वालिटेटिव में दूसरी क्वालिटी, दूसरी उसमें चेंज हो गया, गैस में चेंज हो गया पूरा। तो जब ये फाइनली सारा
हम तब क्या बोलते हैं कि पानी कम रह गया, जब तक हम बोलेंगे कि पानी था पानी था पानी था, लेकिन जब तक सारा पानी जब नष्ट हो जाता है, यहाँ से पूरा चला गया, तब हम बोलते हैं कि इट हैज कन्वर्टेड इनटू गैस, कि पानी तो खत्म हो गया। दैट्स व्हेन वी फील कि चेंज आया है, कुछ बहुत बड़ा मेजर चेंज आया। दैट्स व्हाट आई एम टेलिंग यू। तो ये धीरे धीरे होता है, यानी ये जो चेंज आया है, ये एकदम से नहीं आया। इसके रूट्स कहाँ पर है? इसके रूट्स ओल्ड में है, कि यहाँ पर बर्नर पे आपने चढ़ाया हुआ था इसको, इतने टाइम से इतने टाइम तक रखा तो ये इतना जल गया, इतने टाइम तक रखा। तो जो कोई भी चीज नई होती है, उसका जो रूट होता है वो ओल्ड चीज में होता है, कहीं ना कहीं। लेकिन चेंज इतने टाइम तक, मतलब चेंज इतना ज्यादा हो जाता है क्वालिटेटिवली, कि उस टाइम पे एवोल्यूशन नहीं लगता, फिर ये लगता है रेवोल्यूशन आ गई जैसे। एक टाइम के बाद ये रेवोल्यूशन लगती है। यानी हेगल का कहना है कि देखो, सबसे पहले जो भगवान ने पहाड़ बनाए, ठीक है, उसके कुछ लाखों साल बाद फिर ट्रीज आ गए, ठीक है, उसके बाद फिर बर्ड्स एनिमल्स आ गए, ठीक है, एंड ये बहुत लाखों करोड़ों सालों में हुआ है। तो अगर आप धीरे धीरे देखोगे, तो ये हो रहा है एवोल्यूशन। लेकिन जब फाइनली क्वालिटेटिव चेंज आता है, जैसे मैन आया तो मैन अकेला रह नहीं सकता था, इधर उधर घूम रहा था, तब तक तो एवोल्यूशन ही चल रहा है, मैन का एवोल्यूशन हो रहा है अभी भी। मैन ने फैमिली बनाई, ये भी एवोल्यूशन हो रहा है। मैन ने फिर अपने उसके लिए फैमिली से भी काम नहीं चल रहा था, तो मैन ने विलेज बना दी, ये भी एवोल्यूशन हो रहा है। फिर मैन ने सिविल सोसाइटी बनाई, ये भी एवोल्यूशन ही हो रहा है, क्योंकि अभी भी उसकी पूरी नीड्स पूरी नहीं हुई है। अब कंप्लीट चेंज आएगा, क्योंकि अब मैन को ऐसी बॉडी मिल गई, स्टेट मिल गया जो उसकी सारी नीड्स को फुलफिल करता है। तो अब ये ट्रूली रेवोल्यूशन है। और जब रेवोल्यूशन आता है, तो उसके बाद हिस्ट्री खत्म हो जाती है। जब क्वालिटेटिव ही चेंज आ गया, सब कुछ बेस्ट हो गई, तो अब इसके बाद रिक्वायरमेंट ही नहीं आ गई। लेकिन हुआ ये सब ग्रेजुअली है। लेकिन हमको ऐसा लगता है कि ये अभी मतलब एकदम से रेवोल्यूशन आ गया, ठीक है। ऐसे ही जैसे कि आगे जा कर के इंडिया में 1947 के टाइम की बात है। आपको पता है कि पहले ब्रिटिश रूल जो था, वो यहाँ पे रूल कर रहे थे। धीरे धीरे करके हमें रियलाइज हुआ कि ये लोग हमारा एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं। हमने इनसे पहले मॉडरेट्स के उसमें हमने इनसे डिमांड की, फिर बीच में थोड़ी बहुत एक्सट्रीमिस्ट की डिमांड आई, फिर गांधी आए। गांधी ने भी धीरे धीरे काम किया। गांधी ने धीरे धीरे मॉडर्नाइजेशन को क्रिटिसाइज करना शुरू किया, पीसफुल मेथड से चेंजेस लाने शुरू किए। धीरे धीरे 1909 में कुछ मतलब राइट्स दिए गए, 1919 में जो आया एक्ट, उसमें कुछ चेंजेस लाए गए, फिर 1935 में भी एक्ट में चेंजेस लाए गए, और अल्टीमेटली 1942 में जब क्विट इंडिया मूवमेंट आया, और उसके बाद जब 1947 में इंडिया आज़ाद हुआ, तब हमको लगा कि कोई क्वालिटेटिव चेंज आया है। क्योंकि अब कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं होगी इंडिया के, अब इंडिया ने फाइनली फ्रीडम पा ली। तो यही ये हमारी रेवोल्यूशन हुई ना, जब अल्टीमेटली पहले तो ये लोग आपस में कर ही रहे थे, लेकिन ये फाइनली रेवोल्यूशन का रिजल्ट निकला। सो व्हाट वी कैन गेट हियर इज दैट यहाँ पर जब रेवोल्यूशन आई, फाइनलिटी जब हुई, तो यहाँ पर कॉन्ट्राडिक्शन एंड हो गई। अब तो हमारे खिलाफ कोई नहीं है। तो जब कॉन्ट्राडिक्शन एंड हो गई, अब हमें किसी से लड़ना नहीं है, तो मूवमेंट भी एंड हो गई, तो हिस्ट्री भी एंड हो गई वहीं पे। तो जैसे ही स्टेट बन जाता है, उसी के साथ में हिस्ट्री एंड हो जाती है। ये कहना था हेगल का। एक बार स्टेट बन गया, हिस्ट्री एंड हो गई, तो बस अब आपको स्टेट जो रूल बना रहा है उसको फॉलो करते रहो। क्लियर? एनी डाउट? तो इतना सब कुछ हो रहा है, ये इसी आइडिया से हो रहा है। ये जस्टिफिकेशन दे रहे हैं बस। ही इज ट्राइंग टू जस्टिफाई स्टेट। अमेरिका also destroys its history after this। हाँ, डिस्ट्रॉयज क्या बोल रहे हो? आफ्टर इंडिपेंडेंस उनका भी हिस्ट्री खत्म हो चुकी है, एंड हो चुकी है। डिस्ट्रॉय मत बोलो उसे। हाँ, फाइनल चेंज ही सेज इज रेवोल्यूशन, और रेवोल्यूशन के साथ हिस्ट्री एंड हो गई। अब फाइनली सब कुछ पीसफुल है, और मतलब जो भी होना था वो हो चुका है। अब कोई चेंज लाने की जरूरत नहीं है, अब बस फॉलो करते रहो जो स्टेट बोल रहे हैं। ये कॉन्ट्रीब्यूशन थी हेगल की। हेगल ये सब चीजें बोलते हैं। क्लियर?
अब इसी में जब इतना सब कुछ बोला, अब आएंगे कार्ल मार्क्स। अब कार्ल मार्क्स इनको क्रिटिसाइज करने की कोशिश करेंगे कि आपने जो ये स्टेट और गॉड का इतना कुछ बना दिया, तो ये बोलेंगे कि सबसे पहले हिस्ट्री इज नॉट द मूवमेंट ऑफ आइडियाज, हिस्ट्री इज द मूवमेंट ऑफ मैटर। हिस्ट्री इज द मूवमेंट ऑफ मैटर, यानी आइडिया नहीं है, आइडिया तो फॉल्स कॉन्शियसनेस है, मैटर है जो हिस्ट्री बनाती है। कैसे कैसे बनाती है? मैटर को ये बताने के लिए ये बोलते हैं कि अगर हमको समझना है कि हिस्ट्री मैटर कैसे है, अगर हमको हिस्ट्री को समझना है, तो कार्ल मार्क्स का कहना है कि हमको साइंटिफिकली समझना होगा हिस्ट्री को। लेट अस अंडरस्टैंड हिस्ट्री साइंटिफिकली। और अगर हमें हिस्ट्री को साइंटिफिकली समझना है, तो हमको ये समझना होगा कि सबसे पहले मैन ने क्या किया। साइंस लॉजिक के हिसाब से अगर आप देखो तो सबसे पहले मैन ने क्या किया। तो कार्ल मार्क्स जानना चाहते थे कि मैन ने सबसे पहले थिंकिंग की, सोचा, या एक्शन किया। तो हमने देखा कि मैन ने एक्शन किया। क्यों एक्शन किया? क्योंकि अगर आपको हिस्ट्री बनानी है, इफ यू वांट टू क्रिएट हिस्ट्री, मान लो आप लोग सोचते हैं आज के टाइम पे कि आई वांट टू क्रिएट हिस्ट्री, आई वांट टू डू समथिंग अबाउट दिस, कि लोग मुझे याद रखें कि वो बंदा चेंज करके गया था या वो इंसान चेंज करके गई थी। ठीक है, अगर हमको हिस्ट्री बनानी है तो उसके लिए वी हैव टू सर्वाइव, हमको जीना पड़ेगा, तभी तो हम हिस्ट्री बना पाएंगे। और अगर हमको जीना है तो हमको खाना पड़ेगा, और हमको खाना है तो हमको काम करना पड़ेगा, एक्शन परफॉर्म करना पड़ेगा, प्रोड्यूस करना पड़ेगा, या कहीं पे जॉब करनी पड़ेगी, तभी हमारे पास पैसा आएगा, तभी हम अपना सर्वाइवल अपना इंश्योर कर पाएंगे। तो सबसे पहला काम जो मैन करता है वो एक्शन है। सबसे इंपॉर्टेंट काम थिंकिंग नहीं है, इंपॉर्टेंट काम एक्शन है। तो एक्शन समझ में आया अब आपको? अब ये क्यों बोल रहे हैं, थिंकिंग और एक्शन की बात क्यों बोल रहे हैं? थिंकिंग और एक्शन की बात इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये वर्किंग क्लास को बताना चाहते हैं कि आप एक चीज समझिए कि जो आज के टाइम पे आपको जो बोला जाता है इंटेलेक्चुअल जो है, ठीक है, एक होता है इंटेलेक्चुअल लेबर, एक होता है मैनुअल लेबर। मैनुअल लेबर क्या होता है? जो आप मजदूरी करते हो, जो फिजिकल आप करते हो, यहाँ पर फिजिकल लेबर परफॉर्म करते हो, जैसे कि रिक्शा चलाना एंड ऑल, और ये सब चीजें, या सामान इधर उधर से उधर गिरना, ठीक है, दिस इज फिजिकल लेबर। इंटेलेक्चुअल लेबर क्या होता है? जो लोग जैसे कि लॉयर्स होते हैं, जो लोग डॉक्टर्स होते हैं, इंटेलेक्चुअल्स की कैटेगरी में डालते हैं। पॉलिटिशियंस होते हैं, ये सब हो गए इंटेलेक्चुअल लेबर। बड़ी पोस्ट पे होते हैं, जो मैनेजर्स होते हैं। तो अब आप एक देखो, दोनों को ध्यान से देखो यहाँ पर। नहीं, अन अकेडमी इज नॉट दैट, डोंट पुट दैट इनटू दिस कैटेगरी फिलहाल के लिए। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो अभी वॉट एवर आई एम डूइंग राइट नाउ, आई एम डूइंग मैनुअल लेबर। वाई? बिकॉज आई एम सिटिंग हियर, आई एम टेलिंग यू अ लॉट ऑफ थिंग्स। तो यहाँ पर मेरा हो गया इंटेलेक्चुअल लेबर। मतलब इंटेलेक्ट तो है ही, लेकिन उसके बावजूद इसमें मैनुअल की कैटेगरी में आ गया। लेकिन पॉइंट इज कि मैनुअल लेबर की कैटेगरी में ज़्यादा डालते हैं, क्योंकि फिजिकल लेबर की बात हो रही है यहाँ पर। तो ठीक है, तो मुझे भी इस कैटेगरी में डाल दो, जैसे इंटेलेक्चुअल लेबर की कैटेगरी में। तो यहाँ पर आप कल को आईएएस बनोगे, आप भी इसी कैटेगरी में आओगे, ठीक है, क्योंकि ये सब है। तो इनका कहना है कि अगर आप देखो कैपिटलिज्म के अकॉर्डिंग, हम ये सोचते हैं कि जिन लोगों के पास में ज़्यादा एजुकेशन है, जिन लोगों के पास में नॉलेज ज़्यादा है, वो अच्छा बुरा सोच सकते हैं। तो यानी एक आईएएस ऑफिसर के पास ज़्यादा नॉलेज है, वो अच्छा बुरा सोच सकता है। तो उसके बेसिस पे इनको जो सैलरी दी जाती है, कितनी दी जाती है? लॉयर्स और डॉक्टर्स की सैलरीज लैक्स में होती है, लाखों में। इनफैक्ट कई डॉक्टर्स की तो जो एनुअल पैकेज होता है वो करोड़ों में होता है। ऐसे ही जो मैनेजर्स होते हैं, इनका भी लाखों में होता है। लेकिन जो लोग फिजिकल लेबर परफॉर्म करते हैं, उनकी सैलरी कितनी होती है? थाउजेंड्स में। उनकी पर डे सैलरी कितनी होगी? बहुत कम में। तो पॉइंट इज, ये लोग थिंकिंग कर रहे हैं और ये लोग एक्शन कर रहे हैं, क्योंकि
ये बंदे थिंकिंग कर रहे हैं, ये सोच रहे हैं सिर्फ, फिर भी इनको सैलरी ज्यादा मिलती है। ठीक है, ये बेसिस कैपिटलिज्म ने बनाया है। और जो लोग मैनुअल लेबर परफॉर्म कर रहे हैं, जो लोग मजदूरी कर रहे हैं, उन लोगों को बहुत कम पैसा मिलता है, लेट्स से 10,000 रुपये महीना, जिनमें उनका मुश्किल से काम चलता है। अपने बच्चों को स्कूल भी भेजना होता है, सेविंग्स तो वो क्या ही कर पाएंगे, घर तो वो क्या ही बना पाएंगे। तो इसको अनऑर्गेनाइज सेक्टर में भी डाल सकते हो आप, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। ये सभी जो सब्जी वाले होते हैं, ये सब होते हैं, ये फिजिकल लेबर में आ गया सबका। ठीक है, तो कार्ल मार्क्स का कहना है कि थिंकर और एक्शन में से क्या चीज इंपॉर्टेंट थी? एक्शन इंपॉर्टेंट था। क्यों इंपॉर्टेंट था एक्शन? क्योंकि इसी के बेसिस पे हम सरवाइव कर पा रहे हैं। तो आप खुद सोचो, जो फार्मर्स हैं वो भी इसी में आ गए। तो अगर फार्मर्स अपनी लैंड पे उगाएंगे ही नहीं सब्जियां, या जो भी वीट है जो आप खाते हो, ठीक है, वो उगाएंगे नहीं, तो सर्वाइवल कैसे होगा? तो यानी ये लोग सरवाइव कैसे कर पाएंगे अगर आप ये नहीं करोगे? तो आप मैनुअल लेबर नहीं करोगे, वर्किंग क्लास को बोल रहे हैं ये, कि अगर वर्किंग क्लास आप लोग मेहनत नहीं करोगे तो सरवाइव ही नहीं कर पाएगी ह्यूमन रेस। क्योंकि मैन को कुछ भी करने के लिए, हिस्ट्री क्रिएट करने के लिए, जो आप इंटेलेक्चुअल क्लास का पार्ट बनने की कोशिश कर रहे हो, ये क्रिएट करने के लिए आपको यहाँ पर ये नहीं रहेगा, तो आप क्या हिस्ट्री क्रिएट कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। सो दिस इज थिंग। तो क्या चीज इंपॉर्टेंट है? एक्शन इंपॉर्टेंट है। तो जब एक्शन इंपॉर्टेंट है तो आपकी वर्थ ज्यादा होनी चाहिए थी, जबकि इंटेलेक्चुअल क्लास को ये लोग ज्यादा पे करते हैं। जो कैपिटलिस्ट क्लास है, डॉक्टर्स और इन सबको बहुत पे करते हैं, दे आर रेडी टू गिव। आप जो मॉल्स होते हैं यहाँ पर जाकर के लोग पैसा देने को तैयार है, लेकिन जब सब्जी वाले के साथ में बात करनी होती है कि कितने की सब्जी दी भैया, वो अगर ये बोले कि 20 रुपए के, तो आप बोलोगे कि 15 की लगा लो, टाइप्स। तो पॉइंट इज कि फिजिकल लेबर के साथ जो इतना इम्पोर्टेंट है एक्शन, उसकी वैल्यू कम रखी जाती है, और इंटेलेक्चुअल लेबर की जो वैल्यू है वो बहुत ज्यादा रखी जाती है। उसी को एक्सप्लोर करने की कोशिश कर, ये एक्सपोज करने की कोशिश कर रहे हैं। इज ट्राइंग टू एक्सपोज दिस, कि जो सोसाइटी है वो इंटेलेक्चुअल्स के, अगर ये काम नहीं भी करेंगे, इंटेलेक्चुअल्स मैनेजर्स अगर काम नहीं भी करते हैं, तो भी एक बार को चल जाएगा। लेकिन अगर मैनुअल वर्कर्स ने काम करना बंद कर दिया, आप ये सोचो, जो मैनेजर्स बने हैं, बड़ी बड़ी फर्म्स हैं, यहाँ पर एसी के ऑफिस में बैठ करके काम करते हैं जो लोग, इन बिल्डिंग्स को बनाने वाले कौन है? वर्कर्स हैं। ठीक है, इनको बनाने वाले, इतने करोड़ों की बिल्डिंग्स होती हैं, इनको बनाने वाले वर्कर्स होते हैं, लेकिन इनमें काम करने वालों को करोड़ों रुपए मिलता है। तो पॉइंट इज कि अगर ये बनाए ही ना वो बिल्डिंग, तो कहाँ बैठ के काम करेंगे? इंटेलेक्चुअल क्या क्या इंटेलेक्ट कर पाएंगे? तो इसीलिए ये जो आपके दिमाग में डाला जा रहा है ना, क्योंकि सामने वाला की क्वालिफिकेशन आपसे ज्यादा है, वो सामने वाले की मतलब इंटेलेक्ट आपसे ज्यादा है, तो इसीलिए हम उसको ज्यादा सैलरी दे रहे हैं, और आप तो बस ड्राइवर का काम कर रहे हो, या आप इधर ये मतलब फार्मिंग कर रहे हो, तो उस हिसाब से अगर करते हो, तो ये फॉल्स कॉन्शियसनेस है, ये आपको बहका रहे हैं। कैपिटलिस्ट क्लास आपको बहका रही है, आपका पागल बना रही है, कि ये आपको ये बोलते हैं कि जो इंटेलेक्चुअल का रोल होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है वर्कर से। अगर सारे ही वर्कर्स सभी ऑफिसर लेवल के लिए, अभी जैसे आजकल क्या हो रहा है इंडिया में, इतना कंपटीशन क्यों बढ़ गया है? कंपटीशन बढ़ने का रीजन यही है कि वर्कर्स को तो एक्सप्लॉइट किया जाता है, उनको उनकी मेहनत का पैसा नहीं दिया जाता। ठीक है, बहुत ही कम पैसा दिया जाता है, इसीलिए लोग चाहते हैं कि ग्रेजुएशन करके सभी आईएएस के एग्जाम भरते हैं। एसएससी दिया, बैंकिंग दिया, लाखों लोग, 50-50 लाख लोग, मतलब एक एक एग्जाम भरते हैं, छोटे से छोटा एग्जाम भी, चाहे क्लर्क का एग्जाम हो। और पोस्ट कितनी होती है? जरा सी। इनफैक्ट जो पोस्ट ग्रेजुएट्स हैं वो भी पेपर दे के आते हैं क्लर्क के एग्जाम का। दिस इज व्हाट इज हैपनिंग टुडे, जस्ट बिकॉज कि वही है, सरकारी नौकरी है और ये वो, ताकि वर्किंग क्लास में हमको इसका काम पार्ट ना बनना पड़े। ऐसे ही आईएएस की भी देख लो। और आईएएस का भी वो तो खैर अलग ही फिर वो चला गया कि सीट्स इनफैक्ट बहुत अभी नीड है, लेकिन गवर्नमेंट के पास में रिसोर्सेज नहीं है इस टाइम पे। जो आईएएस की रिक्वायरमेंट है, कम से कम भी आपके पास शायद 2,500-3,000, शायद उससे भी ज्यादा, 4-5 हजार की रिक्वायरमेंट है कुछ।
लेकिन गवर्नमेंट 100 से ऊपर नहीं करती है, क्योंकि गवर्नमेंट के पास में रिसोर्सेज ही नहीं है इनको ट्रेनिंग। अगर एक बार में 4-5 हजार आईएएस अगर इन्होंने रिक्रूट कर लिए, तो इनके पास में इंस्टीट्यूशन ही नहीं है उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करने के। दिस इज अनदर चैलेंज। खैर, वो अलग बात है। लेट्स नॉट गो इन टू दिस। लेट्स कम बैक टू कार्ल मार्क्स एंड थिंक ऑफ दिस, कि जो इंटेलेक्चुअल क्लास का कैपिटलिज्म इतना बताती है कि उनको सैलरी ज्यादा देती है, तो आप खुद सोचो, अगर आपने करना काम कर, वर्किंग क्लास को बोल रहे हैं कि अगर आप काम करना बंद कर दो, तो कोई सरवाइव ही नहीं कर पाएगा। तो ये लोग खाना कैसे खाएंगे? कैपिटलिस्ट क्लास खुद कैसे खाना खाएगी? वर्किंग क्लास के बिना कुछ नहीं हो सकता। तो कार्ल मार्क्स ये बोलते हैं कि ये चीज समझो आप, कि आप ज्यादा इंपॉर्टेंट हो। उनको क्यों ज्यादा दी जाती है? प्लेटो भी यही बोलते थे इनफैक्ट। प्लेटो भी तो आइडियलिस्ट थे। प्लेटो बोलते थे कि जो रूलिंग क्लास है, जिन लोगों के पास में रीजन है, उन्हीं के हाथ में पावर दो। जिनके पास में इंटेलेक्ट है, मतलब वही रूलिंग क्लास का पार्ट बनेंगे। जिनके पास इंटेलेक्ट नहीं है, वो प्रोड्यूसर क्लास का पार्ट बने। ये बोला गया। तो कार्ल मार्क्स इसीलिए बोलते हैं कि देखो, इंटेलेक्चुअल लेबर इंपॉर्टेंट नहीं है, फिजिकल लेबर इंपॉर्टेंट है। एक बार को आप बिना सोचे रह लोगे, लेकिन आप बिना खाए नहीं रह सकते। ईटिंग इज मोर इम्पॉर्टेंट, थिंकिंग इज नॉट इम्पॉर्टेंट, एक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये इसीलिए कार्ल मार्क्स ब्लेम करते हैं एरिस्टोटल और प्लेटो और हेगल जैसे थिंकर्स को, जो ये बोलते हैं कि जो लोगों के पास में रीजन होगा वो मास्टर बनेंगे, और जिनके पास में रीजन नहीं होगा वो प्रोड्यूसर क्लास का पार्ट बनेंगे। इंटेलेक्चुअल क्लास जो है, जो ये कैपिटलिस्ट है, बुर्जुआजी क्लास है, जिनके पास में ज्यादा प्रॉफिट जाता है, ज्यादा पैसा जाता है, जो सारा प्रॉफिट रख लेते हैं, ये लोग तो एक्सप्लॉइटर हैं। ये आपका शोषण कर रहे हैं। आपको इनकी कभी नहीं सुननी चाहिए। कभी मत सुनो, कभी किसी फिलोसोफर की मत सुनो, कभी किसी चर्च के फादर की मत सुनो, क्योंकि ये इन्हीं के लिए काम कर रहे हैं, इंटेलेक्चुअल क्लास के लिए। ये आपके दिमाग में गलत बातें भरते हैं, फॉल्स कॉन्शियसनेस भरते हैं ये आपके दिमाग में। जैसे इंडियन कॉन्टेक्स्ट में जो ब्राह्मण्स हैं, ब्राह्मण जैसे थ्योरी दिया करते थे बहुत, कि जो शूद्रास हैं वो दलित्स हो गए, शूद्रास हो गए, वो नीची मतलब उसके हैं, ठीक है, कास्ट के हैं। सो सबऑर्डिनेशन अपने जस्टिफाई करने की कोशिश करते थे, और अपने आप को इंटेलेक्चुअल बोलते थे। अपने आप को बोलते थे हम पढ़े लिखे हैं, हमको सभी नॉलेज है, वेद पुराणों की नॉलेज है हमको, तो ये लोग नीचे हैं। सबऑर्डिनेशन ऐसे। अगर देखो, शूद्रास और जो दलित्स थे, इनका काम क्या था? वट दे वर डूइंग इज बहुत इंपॉर्टेंट काम करते हैं सोसाइटी के टास्क, मतलब जो भी सोसाइटी में होता है काम, क्या होता है? क्लींजिंग का। जो क्लीन ही नहीं रहेगी सोसाइटी, तो कहाँ आप, मतलब बिना क्लीन सोसाइटी के आप कहाँ रहोगे? और बाहर निकलोगे तो फिर वो हेल्दी एनवायरनमेंट नहीं रहेगा। ये लोग मैनुअल लेबर परफॉर्म करते थे, क्लीनिंग करते थे। आप लोगों ने अभी रिसेंटली आर्टिकल 15 मूवी भी देखी होगी, उसमें भी यही चीज दिखाई गई है, कि जो अभी रिसेंट केस हुआ था, जिसमें ऐसे डोमिनेशन हमको देखने को मिलता है। मतलब पॉइंट इज, जो रियल लाइफ में भी बहुत सारी ऐसी अच्छी मूवीज आती हैं, उसको एसोसिएट करके अपनी थ्योरीज के साथ में ये चीजें समझा करो आप। तो आर्टिकल 15 में भी ये चीज बताई गई, मैनुअल स्कैवेंजिंग की बात की गई थी। वो लोग ये सब काम करते थे, और उन्हीं की बेटी, लाइक दे गॉट रेप्ड, एंड उनको फिर टांग दिया, और उन्हीं के फादर को इस तरीके से बोला कि इन्होंने ऑनर किलिंग की है, ऐसा कुछ था। तो पॉइंट इज कि सबऑर्डिनेशन दिखाने की कोशिश की जाती है, कि क्लीनिंग तो बहुत इंपॉर्टेंट टास्क है, बिना उसके आप सरवाइव ही नहीं कर पाओगे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टास्क। क्लीन एनवायरनमेंट बहुत जरूरी होता है, अदरवाइज आपके सर्वाइवल पे क्वेश्चन आ जाता है। बैक्टीरियाज कितने होंगे, और ये सब की अगर सफाई नहीं होगी तो ये लोग बहुत इंपॉर्टेंट टास्क परफॉर्म करते हैं। उसके बावजूद इन लोगों को बहुत ही कम दिया जाता है, मतलब जो भी पैसा दिया जाता है फॉर देयर वर्क। इनका ध्यान नहीं रखा जाता है, इनका एक्सप्लॉइटेशन किया जाता है। कोई चीज होती है तो इन पे डाल देते हैं, समझे? तो इंडियन कॉन्टेक्स्ट में आप इसकी बात कर सकते हो कि ब्राह्मण्स जो थे, जो इंटेलेक्चुअल मानते थे अपने आप को, ऐसे सबऑर्डिनेशन को जस्टिफाई करते थे, जबकि इनका जो काम है बहुत इंपॉर्टेंट था। एक बार को बिना ब्राह्मण्स के चल जाएगा, बिना नॉलेज के क्या करेंगे? सर्वाइव करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सर्वाइवल इज इंपॉर्टेंट, नॉलेज इज नॉट इंपॉर्टेंट। तो सर्वाइवल किस पे काम करती है? सर्वाइवल एक्शन पे काम करती है।
समझ आया अब? सो दिस इज व्हाट कार्ल मार्क्स सेज। तो कार्ल मार्क्स अपने हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म में यही चीज बोलते हैं कि जो हिस्ट्री है, इट इज द मूवमेंट ऑफ मैटर। मैटर इंपॉर्टेंट है, आइडिया इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ये जो थिंकिंग करते हैं इंटेलेक्चुअल क्लास, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, एक्शन इंपॉर्टेंट है, जो आप लोग लेते हैं, जो वर्किंग क्लास लेती है। तो उसी के बेसिस पे कार्ल मार्क्स ने फिर आगे डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म दिया कि हिस्ट्री में मैटर का होता है आपस में, मैटर एक दूसरे के साथ में कॉन्ट्राडिक्शन होता है और आगे हिस्ट्री बनती है कैसे। तो इसमें कुछ स्टेजेस बताई इन्होंने ना, कार्ल मार्क्स ने। कार्ल मार्क्स ने अपने डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म में कुछ स्टेजेस बताई हैं थ्योरी ऑफ हिस्ट्री। तो एक एक स्टेटमेंट देते हैं कार्ल मार्क्स की, हिस्ट्री ऑफ ऑल हिटरतो इज द मूवमेंट ऑफ दिस, ऐसे करके एक है, इसमें शायद मैंने लिखी हो, आई डोंट नो, वेट। तो सुपर स्ट्रक्चर आया। हम्म, आगे डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म, ये मैंने आपको बताया डायलेक्टिकल आइडियलिज्म था, जिसमें हेगल ने बोला था कि जो आइडिया होता है उसी का डायलेक्टिक्स होता है ये, ठीक है, उसी का डायलेक्टिक्स होता है, मतलब आइडिया के बीच में आपस में वेट अ मिनट, आइडिया का आपस में कॉन्ट्राडिक्शन होता है, तो इसमें ये बोलते हैं मैटर का होता है। तो ये आइडिया इन्होंने, ये जो पूरा इसका जो है, ये पूरा बोरो इन्होंने किया है हेगल से, कि हेगल डायलेक्टिकल आइडियलिज्म की बात करते थे, वहां से ये पूरा बताएंगे, वही उसी रिलेट करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ क्लास और क्लास स्ट्रगल के साथ में। क्लास और क्लास स्ट्रगल हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो उसी में समझते हैं। इन्होंने स्टेजेस ऑफ हिस्ट्री बताई, डायलेक्टिकल की मैटर कैसे मूव करता है हिस्ट्री में। देखो, सबसे पहले प्री हिस्टोरिक की बात करते हैं। प्री हिस्टोरिक टाइम में क्या था? प्री हिस्टोरिक मतलब हम अर्ली मैन की बात कर रहे हैं। अर्ली मैन कम्युनिज्म में रहता था, ठीक है। कम्युनिज्म मतलब कॉमन प्रॉपर्टी थी। अर्ली मैन के पास में प्राइवेट प्रॉपर्टी तो थी नहीं, सभी की प्रॉपर्टी थी। वो एक जगह से दूसरी जगह पे वो लोग इधर से उधर घूमते थे, नोमैडिक लाइफ जीते थे, अपना हंट करते थे, शेल्टर कहीं पे भी ले लेते थे, उसके बाद सीजन के हिसाब से मूव करते थे, सेटल्ड लाइफ नहीं जीते थे, कहने का मतलब है। तो प्री हिस्टोरिक टाइम्स में वहां पर ये लोग क्योंकि इधर से उधर मूव करते थे, प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं थी, कॉमन प्रॉपर्टी थी, प्रॉपर्टी वाज हेल्ड इन कॉमन बैक देन। तो इसी वजह से उस टाइम पे कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं था, कोई क्लासेस नहीं थी वहां पर, कोई क्लासेस नहीं थी, ना ही उस टाइम पे स्टेट था, इसीलिए कोई कॉन्फ्लिक्ट भी नहीं था। सब खुशी खुशी अपना ढूंढते थे खाना और अपना खाते थे, मतलब ऐसा हुआ करता था। लेकिन फिर क्या हुआ, फिर एग्रीकल्चर के बाद सेटल लाइफ इन्होंने शुरू की। सेटल लाइफ आने की वजह से हमने देखा कि ग्रीस में क्या हुआ था, स्लेव सोसाइटी चल रही थी ग्रीस में, मतलब मास्टर्स थे और स्लेव क्लास थी, मास्टर थी एंड स्लेव क्लास थी। तो मास्टर क्या बोलते हैं, मास्टर जो थे जिनके पास में ज्यादा पैसा होगा, अब स्टेट है, स्टेट किसको सपोर्ट करेगा? जैसे प्लेटो सपोर्ट करे थे रूलिंग क्लास को, स्टेट हमेशा मास्टर क्लास के लिए काम करता था, स्लेव क्लास इनके लिए काम करती थी, मास्टर्स के अंडर में होती थी। तो यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट था, ठीक है। आगे जाकर के क्या हुआ, यहाँ पे एग्रीकल्चर था, आगे फ्यूडल सोसाइटी आई। फ्यूडल सोसाइटी में क्या हुआ कि अब लॉर्ड्स आ गए, ठीक है, इन्हीं के पास में सारी जमीनें हैं और इन्हीं जमीनों पे इनके स्लेव्स काम करते थे। कुछ लोग स्लेव्स होंगे, कुछ नहीं होंगे, जो कि मेडिवियल टाइम्स में हो रहा था। तो फ्यूडलिज्म में भी कुछ लॉर्ड्स थे एंड कुछ सर्फ्स थे, यहाँ पर भी स्लेव था, तो यहाँ पर भी दो क्लासेस थी। जैसे शुरुआत में कोई क्लासेस नहीं थी क्योंकि स्टेट भी नहीं था, अब यहाँ पर स्टेट आ गया तो क्लासेस भी बन गई। तो यानी यहाँ पर अब इन दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होगा, मास्टर और स्लेव्स के बीच में। अब है फ्यूडलिज्म, फ्यूडलिज्म में फ्यूडल सोसाइटी है, यहाँ पर भी स्टेट है, तो स्टेट भी, यहाँ पर भी स्टेट लॉर्ड्स को सपोर्ट करता था, फ्यूडल लॉर्ड्स को। तो फ्यूडल लॉर्ड्स और सर्फ्स, जो सर्फ्स का मतलब होता है स्लेव्स, मतलब नौकरी, तो इनके अपने नौकरी होते थे, वही मतलब इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट होगा। आगे आया कैपिटलिज्म। अब कैपिटलिज्म में चेंज हो गया, इकोनॉमिक सिस्टम चेंज हो रहा है। देखो, इकोनॉमिक सिस्टम पहले यहाँ एग्रीकल्चर था, यहाँ पर फ्यूडल सोसाइटी आ गई, ठीक है, यहाँ पर अलग हो गया,
यहाँ पे कैपिटलिज्म बना। अब यहाँ पे कैपिटलिज्म के चलते इंडस्ट्रीज खड़ी हुई, तो अब यहाँ पर भी एक्सप्लॉयटेशन होगा। यहाँ पे बुर्जुआजी क्लास आई एंड वर्किंग क्लास आई, और यहाँ पर भी स्टेट प्रेजेंट था। तो यानी जब तक स्टेट प्रेजेंट रहेगा तब तक एक्सप्लॉयटेशन रहेगा। आगे क्या होगा, कैपिटलिज्म के आगे फ्यूडलिज्म। फ्यूडलिज्म में देखो क्या होता है, फ्यूडलिज्म में भी स्टेट प्रेजेंट होता है, एक राजा होता है, ठीक है, और फ्यूडल लॉर्ड्स होते हैं उसके नीचे कुछ। तो राजा को जब भी जरूरत पड़ती है वो फ्यूडल लॉर्ड्स को अपने उससे बुला लेता है। फ्यूडल लॉर्ड्स के पास में अपनी सेनाएं होती हैं, और राजा क्या करता है, राजा क्योंकि डिवाइन है, ठीक है, डिवाइन थ्योरी, तो सारी लैंड राजा के पास होती है, तो राजा अपनी लैंड है ना इन फ्यूडल लॉर्ड्स में दे देता है कि ठीक है ये लैंड आप ले लो, क्योंकि इस इनसे सर्विसेज लेता है ना राजा, दैट्स वाई। तो राजा क्या करेगा, इनकी अपनी सेना होगी, इनके अपने घुड़सवार होंगे या हाथी वाले जो भी हो हाथी सवार होंगे। तो पॉइंट इज कि जब भी राजा को लड़ाई लड़नी है दूसरे राजा के साथ में, तो राजा इनकी हेल्प लेता है, इन फ्यूडल लॉर्ड्स की। तो इनको लैंड देता है उस पर्पज से, पेमेंट भी तो करनी होगी ना, आप इनको सपोर्ट कर रहे हो तो इनको लैंड दिया, ठीक है तो वैसे वो राजा के नाम की, लेकिन संभाल ये लोग रहे हैं, ठीक है, तो इनको लैंड दी जाती है। तो ये लैंड पे अपने खुद के जो भी स्लेव्स हैं उनको काम करवाते हैं। तो यानी स्टेट प्रेजेंट था वहां पर, और स्टेट किसको सपोर्ट करता था, फ्यूडल लॉर्ड्स को सपोर्ट कर रहा था। तो जो जो स्लेव्स थे नीचे, जो सर्फ थे, सर्फ होता है SERFS, सर्फ्स बोलते हैं इनको, ठीक है। फ्यूडलिज्म भी एक पॉलिटिकल सिस्टम ही है, ठीक है, इकोनॉमिक सिस्टम भी बोल सकते हो आप इसको, और ये भी बोल सकते हो। स्लेव सोसाइटी में एग्रीकल्चर के थ्रू स्लेव्स कहाँ से, एग्रीकल्चर तो था, लेकिन जो मास्टर्स थे, जो मास्टर होते हैं, जिन लोगों के पास में प्रॉपर्टी थी, तो उसी पे तो स्लेव काम करेंगे, इनके प्रॉपर्टी पे भी काम करेंगे, इनके घर के लिए भी काम करेंगे, समझे। प्रॉपर्टी तो थी इनके पास में। आप प्लेटो के साथ में मत करो। मैंने आपको शुरुआत में क्या बताया था, शुरुआत में बताया था कि एथेंस की सोसाइटी कैसी थी। तो मैंने आपको वहां बताया था कि दो क्लासेस में डिवाइडेड थी, जिनके पास में पैसा प्रॉपर्टी थी वो लोग मास्टर क्लास का पार्ट थे, जिनके पास नहीं था ये रिसोर्सेज वो स्लेव्स थे। तो जो जिनके पास प्रॉपर्टी है खुद थोड़ी ना प्रॉपर्टी पे काम करेंगे, उनके स्लेव्स काम करेंगे उनके लिए, समझ आया, एनी डाउट। तो वहां पर भी कॉन्फ्लिक्ट था, वहां पर भी जो गवर्नमेंट थी वो मास्टर्स को ही सपोर्ट करती थी। ऐसे ही फ्यूडलिज्म में था, फ्यूडलिज्म में ये जो स्लेव्स हैं, ये जो सर्फ हैं, इनके भी लिए कुछ नहीं किया जाता था, तो यहाँ पर भी क्लास कॉन्फ्लिक्ट था। अब आगे कैपिटलिज्म आया जिसमें बुर्जुआजी क्लास वर्किंग क्लास आए, तो यहाँ पर भी क्लास कॉन्फ्लिक्ट हुआ। अब लेकिन कैपिटलिज्म के आगे कार्ल मार्क्स ने बोला कि हमको रेवोल्यूशन लाना होगा, और रेवोल्यूशन के बाद सोशलिज्म आएगा। सोशलिज्म में क्या होगा, सारे रिसोर्सेज अब वर्किंग क्लास के पास आ जाएंगे। तो यानी अब ये डिक्टेटरशिप होगी मेजॉरिटी क्लास की, डिक्टेटरशिप ऑफ मेजॉरिटी, ठीक है। तो यहाँ पे प्रोलिटेरिएट पावर में है, यानी वर्किंग क्लास पावर में है अब। और एक्सप्लॉयटेशन किसका होगा, बुर्जुआजी क्लास का एक्सप्लॉयटेशन होगा। तो यहाँ पर भी कॉन्फ्लिक्ट है, मतलब यहाँ पर भी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, क्योंकि अभी सोशलिज्म में स्टेट अबॉलिश नहीं हुआ, यहाँ पर भी स्टेट है, और स्टेट किसको प्रेजेंट कर रहा है, स्टेट इनको प्रेजेंट कर रहा है आपकी बार। तो फाइनली आगे जाकर के एक दिन कम्युनिज्म एस्टेब्लिश कर देंगे पीसफुली, पीसफुल होगा यहाँ पर। जैसे कैपिटलिज्म से जब हमने सोशलिज्म लाया तो हमने वायलेंस के थ्रू लेकर के आए, लेकिन सोशलिज्म से कम्युनिज्म पीसफुल होगा। एक दिन डिसाइड करेंगे कि अब से जो प्रॉपर्टी है वो अबॉलिश हो चुकी हैं, कोई स्टेट नहीं होगा, स्टेट भी अबॉलिश कर दिया जाएगा। अब क्योंकि स्टेट नहीं बचा, तो स्टेट सपोर्ट किसको करेगा, तो यानी क्लासेस भी नहीं होंगी, इसीलिए कम्युनिज्म क्लासलेस सोसाइटी है, स्टेटलेस सोसाइटी है, परफेक्ट हैप्पीनेस है, परफेक्ट फ्रीडम है, क्योंकि यहाँ पर कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, देर इज नो क्लास कॉन्फ्लिक्ट। तो अपने डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म के थ्रू बता रहे हैं कि मैटर मूव कर रहा है। मैटर कैसे मूव कर रहा है, इकोनॉमिक सिस्टम चेंज हो रहा है, जो लोग एक्शंस लेते हैं वो थोड़ा थोड़ा चेंज हो रहा है, धीरे धीरे करके एक्शन लोगे तो चेंज होगा। तो यानी हिस्ट्री में अगर आप एक्शन करते हो, जो आप इस वर्ल्ड में कर रहे हो, जो एक्शन लेते हो, उसके थ्रू चेंज आएगा। हिस्ट्री हिस्ट्री आप खुद बनाते हो, समझ आया, दिस इज द स्टेटस ऑफ हिस्ट्री।
अभी आगे फर्दर इसको कवर करेंगे, जिसमें ये मैंने आपको बताई दिया लॉ ऑफ हिस्ट्री, 3 लॉज दिए थे उन्होंने, हेगल ने। हेगल बोलते थे हिस्ट्री इज द मूवमेंट ऑफ आइडिया, और कार्ल मार्क्स ने अपना हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म दिया, जिसमें उन्होंने बोला कि ये हिस्टोरिकल आइडियलिज्म को काटने के लिए दिया था। पहली साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन इन्होंने दी कि पहला हिस्टोरिकल एक्ट ऑफ मैन देखो कि ही वांटेड टू नो कि पहले थिंकिंग हुई या पहले एक्शन। सो दिस इज अबाउट कार्ल मार्क्स। इसको अभी अगले हमारी क्लास है 3:30 पे, उसको हम आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो थोड़ा ब्रेक ले लेते हैं 15-20 मिनट्स का, देन आई स्टार्ट द क्लास। और फिर हम रेवोल्यूशन के बारे में बात करेंगे, फिर हम सुपर स्ट्रक्चर मॉडल देखेंगे, मार्क्स की मेथोडोलॉजी देखेंगे, कैपिटलिज्म के बारे में थोड़ा सा एक और बार रिवाइज कर लेंगे, एंड फिर हम देखेंगे आगे अल्थुजर देखेंगे, किन लोगों ने इनको क्रिटिसाइज किया, कॉन्शियसनेस क्या होती है, क्रिटिसिज्म देखेंगे इसका, ये सभी देखना अभी हमारा बाकी है। उसके बाद कार्ल मार्क्स आज हम फिनिश करेंगे। दिस इज इट फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच, मतलब फॉर दिस क्लास। नेक्स्ट क्लास हमारी अभी 15 मिनट्स बाद, और 20 मिनट्स बाद आई स्टार्ट, ठीक है। 15 मिनट्स आई टेक, बाय बाय। 2 क्लासेस इसीलिए रखी हैं क्योंकि 1 से लेकर के 5 तक मैंने छुट्टी रखी थी शिफा, तो 1 से 5 की छुट्टी है तो उसका कॉम्पनसेशन उसका कवर तो करना पड़ेगा ना, इस वजह से आज 2 क्लासेस हैं। ओके बाय।